What's up my VCNs, क्या हाल चाल? I'm sure all of you must be doing very good. बस मैम थोड़ी सी गुड नहीं है बिकॉज थोड़ा सा कफ, कोल्ड, फीवर, गला खराब, दोनों नाक बंद हो चुके हैं. बट दैट्स ओके. नाउ स्टिल फीलिंग बेटर. ठीक है, तो अभी आई वॉज सपोज टू डू दिस सेशन अर्ली इन द मॉर्निंग. बट देन जब आपने मैसेज देखा कि मेरी बिल्कुल तबीयत बिल्कुल ही गंदी थी, सुबह दोनों नाक में अजीब सी आवाज आ रही थी, तो फिर आई थॉट कि भाई अब एक बार सेशन लेना है तो थोड़ा सा ठीक हो जाती हूँ, उसके बाद लेंगे. ठीक है, सो नाउ आई थिंक अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए. ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो चुका है. So today in this mind map series of chemistry we are going to study another chapter and chapter का नाम है isomerism. अब बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है आइसोमेरिज्म नाम का तो कोई चैप्टर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स नॉट देयर इन एनसीईआरटी. इसके क्वेश्चंस कहीं एक पर्टिकुलर चैप्टर में, कहीं एक पीवाईक्यू की बुक में हमको देखने को नहीं मिलते हैं. तो यस, दिस इज द एक्चुअल ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर कि ये जो चैप्टर है हमारा आइसोमेरिज्म, इसकी कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं, इसके कुछ टॉपिक्स हमारे जीओसी में गिवन है, कुछ टॉपिक्स हाइड्रोकार्बन्स में गिवन है, और इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो यूजेज है वो थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. मतलब अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि लेट मी स्किप द चैप्टर आइसोमेरिज्म, क्यों? क्योंकि इससे कोई एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, तो लेट मी टेल यू कि एक बहुत आसान क्वेश्चन आएगा फ्रॉम सम अदर चैप्टर, मगर जिसका आंसर आपको करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आइसोमेरिज्म, और आपका वो आंसर नहीं हो पाएगा बिकॉज आपको आइसोमेरिज्म नहीं आता. So this is a chapter which is the connecting point of all the chapters. किसी भी चैप्टर को जोड़ने के लिए हम आइसोमेरिज्म का डेफिनेटली यूज करते हैं. एंड आइसोमेरिज्म के बहुत सारे स्कैटर्ड क्वेश्चंस आपको सारे चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्किपिंग द चैप्टर, एंड अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो एक अच्छा स्कोर टारगेट कर रहे हो, तो मैं आंसर बहुत ही क्लियरली दे देती हूँ, यू शुड नॉट स्किप द चैप्टर. भले थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इस चैप्टर को करने में, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा डर भी लगेगा, दैट्स ओके. बिकॉज यही डर पे अगर आपने काबू पा लिया और अगर आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो डेफिनेटली आपके पेपर में एक अच्छा स्कोर आने के चांसेस होते हैं. तो अगर डाउट था कि स्किप कर दें और चलो वीडियो बंद कर देते हैं, तो स्किप तो आपको नहीं करना चाहिए. बाकी इट इज टोटली अप टू यू, जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग यू आर स्मार्ट एनफ टू डिसाइड कि मुझे कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है. सो बच्चे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं फॉर द चैप्टर आइसोमेरिज्म. 1, 2 और 3 पन्नों में हमारे नोट्स कंप्लीट हुए हैं, और मैंने कोशिश करी है हर छोटी से छोटी चीज एंड बड़ी से बड़ी चीज रिलेटेड टू आइसोमेरिज्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो अगर आप में से कोई भी बच्चा एक जेई एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट है, आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बिटसैट के लिए, सीयूईटी के लिए, डेफिनेटली जितना भी थ्योरी आपको रिक्वायर्ड है फॉर ऑल दीज एग्जाम्स, मैं इसी शॉर्ट नोट में, इसी माइंड मैप में डिस्कस करने की कोशिश करूंगी. नाउ इफ यू आर अ जेई एस्पिरेंट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे या तो वो जेई या नीट वाले बच्चे हैं, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है, इसके बाद आपका एक ही काम बनता है कि अपने अपने पर्टिकुलर पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर लगा लो. एंड इफ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, आपको इसमें कुछ चीजें दिखेंगी जो मैंने थोड़ी सी हाई लेवल बताई हैं, बट देन वो हाई लेवल चीजें भी कभी कभार आपके पेपर में आ जाती हैं. बट अगेन एज आई टोल्ड यू, आप सबसे पहले अपने पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के लगा लो, एंड आपको ये पूरा करने के बाद दोबारा कोई शॉर्ट नोट और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जितना भी मैं आपको इस पर्टिकुलर सेशन में सिखाने वाली हूं, आप डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ द चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू सो मेनी डब्बास, एंड ईच डब्बा विल हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप मुझे बोलोगे कि नोट्स दे दो, तो डेफिनेटली आप वोरा क्लासेस की ऐप पे, जो वो फ्री बैच है, वहां पर जाके मैं लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी. कैसे कैसे आपको नोट्स को डाउनलोड करना है, आप वोरा क्लासेस की ऐप से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो. बट अगैन आई विल सजेस्ट यू, आप 2-3 A4 साइज के जो शीट्स होते हैं वो लेकर बैठे, अपनी नोटबुक का एक पन्ना ले लें, एंड जिस हिसाब से मैं सिखाती जाऊंगी आपको उस हिसाब से लिखते जाना है. जितना आप लिख लिख कर केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें दिमाग में ना, वो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी में चिपक जाती है, एंड वो लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहती है. तो ये नहीं कि मैम के नोट्स सुंदर हैं तो बस अब हम इन्हीं को प्रिंट करा लें. द बेटर ऑप्शन विल बी कि आप अपने खुद के नोट्स लिख लो. लिखो भले वही जो मैं अभी आपको लिखवाने वाली हूँ, बट खुद से लिख लो, सो दैट आपको एक बार मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, एंड आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे विद द चैप्टर आइसोमेरिज्म. सबसे पहले हम पहला डब्बा उठाते हैं,
आइसोमर होता क्या है बच्चे? ये जो आइसो है इसका मतलब होता है सेम, और जो मर है इसका मतलब होता है यूनिट। तो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ अंतर देखने को मिले, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, लेट अस से CH3CH2OH, तो मैंने देखा कि यार ये तो C2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6O, है ना? और कोई कहे नहीं जी मैं तो इसको ऐसे बना दूंगा, CH3OCH3, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C2H6O है। तो ये दोनों कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। भाई इसको पी करके, है ना, तुम नशे की हालत में आ जाओगे, मगर इसको पी करके नशे की हालत में वो, है ना, हमने तो अल्कोहल ड्रिंक करी है, वो वाली सिचुएशन नहीं आती है। तो दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। समझ आ गया? सो इस प्रॉपर्टी को ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब मैं सबसे पहले आपको एक टॉपिक कराती हूँ, ठीक है? ये आइसोमेरिज्म का एज सच टॉपिक नहीं है, बट हाँ कनेक्टेड टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। हमारे टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम शॉर्ट में DOU भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको हम हाइड्रोजन डेफिशिएंसी HD भी बोलते हैं, जिसको हम DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है क्या, पहले इसका लॉजिक समझो। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8। क्या है C3H8? तो मेरे पास कार्बन्स कितने हैं? 3। अब हर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लिए। अब हर कार्बन की अगर मैंने वैलेंसी को सेटिस्फाई किया तो टोटल मुझे हाइड्रोजन चाहिए कितने थे? टोटल 8 चाहिए थे। क्या मेरे पास 8 है? हाँ है। मतलब ये जो कंपाउंड है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 0। इसके पास कोई अनसैचुरेशन है ही नहीं, किसी चीज की कमी है नहीं। मगर अगर मान लो मेरे पास कोई और कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड हमने यहां पर ड्रॉ कर रखा है, और कोई मेरे से पूछता है कि आप इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ, मैं सिंपल सा लॉजिक बताऊंगी। मैं आपको कह रही हूं आप ना पाई बॉन्ड्स को और कितने रिंग्स हैं बस ये दोनों कैलकुलेट कर लो। क्या करना है? यू जस्ट हैव टू सी द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस द नंबर ऑफ रिंग्स इन एनी सिस्टम, वो उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक पाई बॉन्ड ये रहा, दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड ये रहा, 2 पाई बॉन्ड यहां दिखे, एक पाई बॉन्ड यहां दिखा, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। और कोई रिंग दिख रही है? नहीं दिख रही, तो इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 3। चमक गया? चलो अगले वाला केस करो। यहां पर देखना, ये जो कंपाउंड दे रखा है, कोई कहे इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो। देखो मेरे पास एक पाई बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है, तीसरा पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड दिखे, ये चौथा पाई बॉन्ड है, ये 5वां पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड आपको दिख गए, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 5। अब नंबर ऑफ रिंग्स देखो, कितनी रिंग नजर आ रही है? एक रिंग मुझे यहां नजर आ रही है, एक, और एक रिंग मुझे ये नजर आ रही है, ये, तो टोटल रिंग्स कितनी हो गई? 2। तो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया? 7। मैम आपको 2 कैसे नजर आ रही है? आपको ये वाली रिंग नहीं नजर आई है, देखो ये पूरी वाली रिंग। अब मैं आपको बताती हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक्चुअली जो महत्व है, जो मतलब है, वो होता क्या है। देखो मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, यही हमारा कंपाउंड है जो मैंने आपको दे रखा था, ध्यान से समझेंगे। इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं? इसके अंदर पहले तो पाई बॉन्ड देखो, तो मैंने कहा मैम एक काम करते हैं ना, ये देखो मेरे को कितने पाई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए या कितने रिंग्स को तोड़ने के लिए मुझे एक ऐसा ओपन चेन कंपाउंड बनाना है जिसके अंदर कोई अनसैचुरेशन ना हो। मैंने कहा मैम 1 मोल हाइड्रोजन डालेंगे, ये गायब हो जाएगा, दूसरे मोल हाइड्रोजन डालेंगे, ये गायब हो जाएगा, तीसरे मोल हाइड्रोजन डालोगे, ये गायब हो जाएगा, चौथा मोल H2 का डालोगे, ये गायब हो जाएगा, 5th मोल H2 का डालोगे, ये गायब हो जाएगा। हो गया? क्या अभी ओपन चेन बना है? नहीं। फिर मैंने छठा मोल हाइड्रोजन का डाला, क्या ये भी गायब हो गया? क्या ओपन चेन बना? नहीं बना। तो मैंने कहा एक 7वां मोल हाइड्रोजन का डालो, देखो क्या आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ चुका है।
इसके अंदर कोई अनसैचुरेशन है ही नहीं, वो बहुत खुश है। सो दिस इज नोन एज द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या ये बात समझ आई? कैसे निकाला? आप देखो, इसको मैं वापस से कर देती हूँ। अब अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है तो मैं इसे करके नहीं देखूंगी, मैं देखूंगी 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, 2 रिंग है, टोटल 7। सो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी? 7। ठीक है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आपको एक सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल्स हाइड्रोजन के देने पड़ते हैं, वो बेसिकली होते हैं आपके कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब मान लो मुझे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही नहीं दे रखा और मेरे से पूछा गया है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालो, तो क्या करेंगे? तो एक फॉर्मूला है जिसको हम डायरेक्टली याद करेंगे। पहले कार्बन गिनो और कार्बन को एक जोर से थप्पड़ मार दो, मतलब कार्बन में +1 कर दो। कर दिया, C+1 कर दिया। अब माइनस करेंगे, एक बड़ा सारा ब्रैकेट लगाएंगे और उस ब्रैकेट में क्या करेंगे? उस कंपाउंड में जितने हाइड्रोजन्स हैं और जितने हैलोजन्स हैं उनको ऐड करो। जितने हाइड्रोजन्स हैं, जितने हैलोजन्स हैं उनको ऐड करो और इसमें से नाइट्रोजन को माइनस करके होल डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब अगर आप फॉर्मूला मेरी शीट में देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार मुझे याद हो गया, बट जब तक आप खुद नहीं लिखोगे ना आप कंफ्यूज रहोगे। तो हमेशा फॉर्मूला लिखने की कोशिश करें। तो कार्बन को एक थप्पड़ मारा, C+1 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन और हैलोजन को ऐड किया, नाइट्रोजन को माइनस किया, डिवाइडेड बाय 2। ये क्या बन गया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, अगर मेरे को कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन है। मतलब मैम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है CH5N, तो कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है, एक थप्पड़ मार दो तो टोटल कितना हो गया? यहाँ 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करो। हाइड्रोजन कितने हैं? 5। हैलोजन कितने हैं? 0। और नाइट्रोजन कितने हैं? 1 -2। सो 2 - 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इस हाइड्रोकार्बन की कितनी है? 0। मतलब कोई भी मेरे पास कंपाउंड दे रखा हो तो मैं उस कंपाउंड की या तो शक्ल को देख के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता दूंगी या फिर उस कंपाउंड के फॉर्मूला को देखकर मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सीख चुकी हूँ। अब ऐसे पेपर में कभी नहीं आएगा इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है। नो, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया। पेपर में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, अ कंपाउंड ए हैविंग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म दिस ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब एक ही क्वेश्चन की वो लंबी वो रूट्स नहीं होती है, ए से बी से सी से डी, सीक्वेंशियल क्वेश्चंस इनको बोलते हैं। वहां पर एक छोटा सा काम होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, वो हम इस डब्बे के थ्रू करते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना आगे चल के कई चैप्टर्स में आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालते हैं। सो क्वेश्चन का पहला हिस्सा ही यही था, हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। समझ आ गया? यहां तक भी सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं, अब हम आइसोमेरिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे। बच्चा हमारा जो आइसोमेरिज्म है उसको मैं 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती हूँ। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म में कोई ऐसा सच फर्क नहीं है। वहां पर भी हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, एक स्ट्रक्चरल है एक स्टीरियो है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे फर्दर 5-6 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है बच्चे मेरा चेन आइसोमेरिज्म, एक है रिंग चेन, एक है पोजीशन, एक है फंक्शनल, एक है मेटामर्स, एक है टॉटोमर्स। अब देखो कई बुक्स कई टीचर्स टॉटोमर्स को यही आइसोमेरिज्म में पढ़ाते हैं। मुझे पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया और मैं किसी भी बैच में टॉटोमेरिज्म को यहाँ नहीं पढ़ाती, बिकॉज टॉटोमेरिज्म को समझने के लिए मुझे जीओसी आनी जरूरी है। तो टॉटोमेरिज्म में आज नहीं कराऊंगी, बाकी जितने भी हमारे आइसोमर्स हैं उनकी डिस्कशन हम आज करेंगे। और स्टीरियो आइसोमर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ज्योमेट्रिकल, एक होते हैं ऑप्टिकल। बाय द वे व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं, वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर का मतलब है द वे दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, वही कनेक्शन ही डिफरेंट है। तो अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स, टॉटोमर्स हो सकते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट द वे दे आर ओरिएंटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस वो अलग अलग है। उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 डायमेंशनल स्पेस में उनकी जो ओरिएंटेशन है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में एक एक पाम है, 4-4 उंगलियां हैं, उंगलियां पाम से बिल्कुल सिमिलर तरीके से कनेक्टेड हैं, एक एक अंगूठा है ना। बट स्टिल जितना नाइसली मैं राइट हैंड से लिख सकती हूँ उतना नाइसली मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकती हूँ। दोनों की कनेक्टिविटी सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बट अगेन द वे दे आर ओरिएंटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस वो डिफरेंट है। इनको मैं किस कैटेगरी में रखूंगी? आई विल पुट देम इन द कैटेगरी ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म।
अब हम पूरे सेशन में यही करेंगे, हमें बस यही डब्बे को डिटेल में समझने की कोशिश करनी है। तो ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहला एक डब्बा उठाएंगे जिसमें है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स का मैंने आपको क्या मतलब सिखाया? चेन आइसोमर्स वो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। व्हेन आई से डिफरेंट स्ट्रक्चर, मैं ये बोल रही हूं कि उनकी जो पेरेंट चेन है वही डिफरेंट है। मान लो किसी पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम है, किसी पेरेंट चेन में 3 कार्बन एटम है। अगर मेन चेन डिफरेंट है सो दे विल बी कंसीडर्ड एज चेन आइसोमर। कई बार ऐसा होगा कि उनकी पेरेंट चेन तो सेम होगी मगर उनकी ब्रांचेस डिफरेंट है। पेरेंट चेन सेम है बट जो ब्रांच लटक रही है वो अलग अलग है, इवन दे विल बी नोन एज चेन आइसोमर्स। एग्जाम्पल के तौर पर कराती हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैंने 3 कार्बन एटम्स को ऐसे लगा दिया और एक कार्बन एटम को नीचे लटकाया, और एक है 1 2 3 4 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगाया। तो यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 4। यहाँ मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स है? 3। तो डू यू अग्री दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ मेन चेन? सो यस, दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसका आंसर देना किसी भी बच्चे के लिए मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं है। बट नाउ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर केस। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि मेरे मेन चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं? क्या आपको यहां पर भी मेन चेन में 6 कार्बन एटम्स नजर आ रहे हैं? ओ, यहां तो मेन चेन में सेम कार्बन नंबर, मतलब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए। तो मैंने कहा अब हम ब्रांच को देखते हैं। यहां ब्रांच में कितने कार्बन एटम्स हैं? एक ही ब्रांच है ऑफ 2 कार्बन एटम्स, जबकि यहां 2 ब्रांचेस हैं ऑफ 1 कार्बन एटम ईच। समझ आया? सो इनको भी क्या बोलेंगे? दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आप देखो ना, दोनों का नाम देखो। इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो अब आपकी ये बात तो ठीक है कि मैम मेन चेन में तो कार्बन एटम सेम है, बट मेन चेन की जो ब्रांच है उसी में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग है ना। यहाँ 2 कार्बन एटम्स एक साथ हैं, यहाँ 2 कार्बन एटम्स अलग अलग जुड़े हुए हैं। सो इनको क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब चेन आइसोमर्स के मैम कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में? देखो, ये जो 3 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये आपके पेपर के रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वो कहता है कि बताओ C4H10 नामक एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, आप मुझे बताओ इसके कितने चेन आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कोई वो नहीं होता कि मैं आपको ना कोई फॉर्मूला बता दूं और आप रट लो, नहीं। ये सब प्रैक्टिस से आते हैं, ये सब एक सीक्वेंस में चलने से आएंगे। देखो, जब भी वो कहे कि मैम मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C4H10, बताओ इसके कितने चेन आइसोमर्स बनेंगे, तो पहले तो मैं क्या करूंगी? 4 के 4 कार्बन एटम्स को मेन चेन में लगा दो। फिर मैंने 3 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगाया, एक को ब्रांच बना दिया। तो ये दोनों में मेन चेन की लेंथ अलग है। दीज आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड आज के बाद आप याद रखेंगे C4H10 के कितने चेन आइसोमर्स बनते हैं? 2। याद रखना है, पेपर में तुक्केबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आएंगे। अच्छा, कोई कहे मैम C5H12 के कितने चेन आइसोमर्स हैं? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप, मैम क्या मैं 5 के 5 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगा दूं? लगा दो। अब आप 4 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगाओ। 4 को स्ट्रेट चेन में तो एक ब्रांच है, क्या मैं ब्रांच को फर्स्ट पोजीशन पे लगा सकती हूँ? अरे बच्चे, अगर ब्रांच को फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया तो फिर से मेन चेन में 5 कार्बन एटम्स हो जाएंगे ना, तो नहीं लगा सकते। मैंने कहा मैम ब्रांच को ना हम सेकंड पोजीशन पे लगाएंगे, ठीक है। किसी ने कहा मैम ब्रांच को थर्ड पोजीशन पे लगा दो। जब ब्रांच को यहाँ थर्ड पोजीशन पे लगाओगे तो ये 1 और 2 इधर से भी तो नाम दे सकते हो ना, नॉमेनक्लेचर तो पढ़कर आए हो। ऑर्गेनिक की खास बात यही है कि अगर तुमने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा और तुम सीधा आइसोमेरिज्म पर आ गए तो तुमको आइसो नहीं समझ आएगा। तुमने आइसो नहीं पढ़ा, तुम जीओसी पे चले गए तो तुम्हें जीओसी नहीं समझ आएगा। तो कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना, एंड अभी एनफ टाइम है कि आप हर चैप्टर के बेसिक्स अच्छे से कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन पेपर में अटके नहीं। चलो मैम, और कोई पॉसिबिलिटी है फॉर 4 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन? यही है। अब 4 वाली कहानी खत्म हो गई, अब 3 पे आओ। तो मैंने कहा 3 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में लगा दो। अब फर्स्ट और थर्ड वाले पे कुछ भी लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा मैम बीच वाले कार्बन एटम्स पे, मतलब बीच वाले कार्बन एटम पे 2 और कार्बन लगा दिए। तो टोटल C5H12 के कितने चेन आइसोमर्स बन रहे हैं? आंसर है 3। ये नंबर भी याद रखना है, ठीक है। अब C6H14 कि अगर देखो तुक्केबाजी से पेपर में बना लोगे, कोई मना नहीं है, बट अगर पता होता है कि इसका आंसर ये है तो हमें कॉन्फिडेंस होता है ना, क्वेश्चन करने से पहले डर नहीं लगता, हाथ नहीं कांपते। तो ये नंबर याद रखने हैं। C6H14 का करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन। फिर क्या होगा? 5 को स्ट्रेट चेन में, 1 को ब्रांच। 5 को स्ट्रेट चेन में,
अब जो ब्रांच आएगा वो सेकंड पे भी आ सकता है, जो ब्रांच आएगा देखो वो थर्ड पे भी आ सकता है। 5 को स्ट्रेट चेन में और जो ब्रांच आया वो थर्ड पे आ गया, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 4 पे आओ, मैंने कहा मैम 4 पे आएंगे, 4 को स्ट्रेट चेन में लगाओ, सेकंड वाले पे 2 ब्रांच लगा लो, सही बात है। थर्ड वाले पे 2 ब्रांच लगाओगे तो फिर से वो सेम हो जाएगा। 4 को मैंने स्ट्रेट चेन में कर दिया और बीच वाले दोनों कार्बन पे एक एक मिथाइल लगा लिया। अब कोई कहे मैम 4 पे करके और एक इथाइल लगा दो, फिर से वो 5 मेंबर्ड कार्बन वाली चेन बन जाएगी। तो C6H14 की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1 2 3 4 और 1 5। आंसर आपको रटे हुए होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिसको C6H14 का 5 आंसर याद नहीं है वो बना नहीं सकता, वो बनाएगा, बट इतना टाइम वेस्ट पेपर में करना नहीं है। बिकॉज अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको वो डायरेक्टली चीजें याद होनी चाहिए ना। अब आप इसमें भी टाइम वेस्ट कर रहे हो पेपर में बैठ के, तो फिर जो फिजिक्स और मैथ्स का पेपर जो टफ आएगा उसको कैसे करोगे? समझ गए? तो जो चीजें डायरेक्ट हैं, जो पता है कि पेपर में आती हैं, उनको थोड़ा सा याद रखना अच्छी बात होती है। चलिए, अब मैंने पहला आइसोमेरिज्म आपको पढ़ा दिया जिसको बोलते हैं चेन आइसोमर। इसके ही क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। नाउ द सेकंड आइसोमेरिज्म बच्चे इसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर मतलब द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एक रिंग होगा और एक ओपन चेन होगा। अब देखो, अगर एक रिंग है तो भी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मतलब एक पाई बॉन्ड होगा तो भी उसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए आपकी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो सेम होनी चाहिए? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शुड बी सेम। तो ये देखो, दिस इज C5H10, 1 2 3 4 5, दिस इज ऑल्सो C5H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, बट एक रिंग है, साइक्लिक सिस्टम है, और एक ओपन चेन सिस्टम है। उसको बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। सबसे आसान होते हैं, इनको पहचानना कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अब हम बात करेंगे बच्चे पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में आप एक चीज याद रखेंगे, these are the compounds having the same molecular formula. इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, they have same number of carbon atoms in the parent chain, it is just the position of functional group जो अलग अलग होती है। देखिए, they have the same functional group, मतलब अल्कोहल को अल्कोहल से ही कंपेयर करना है, अल्कोहल को ईथर से कंपेयर नहीं करेंगे। They have the same parent chain, the number of carbon atoms in the main chain should also be same, बट दे हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसकी पोजिशन अलग अलग होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, क्या आपको दिखाई दे रहा है दोनों में ही 4 कार्बन एटम्स है मेन चेन में? नजर आ रहा है? बोथ हैव 4 कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। मगर यहां पर डबल बॉन्ड की पोजिशन 1 है, यहां पर डबल बॉन्ड की पोजिशन 2 है। सो दीज आर नोन एज पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। चमक गया? तो पोजीशन आइसोमर्स पता चल गए, चेन पता चल गया, रिंग चेन पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मैम फंक्शनल आइसोमर्स किसको बोलते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को फोकस करके सुनेंगे बच्चे। फंक्शनल आइसोमर्स वो होते हैं द कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बोला था, एक अल्कोहल है एक ईथर है, और एग्जाम्पल लिख लो, CCOH या COC, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। और दोनों का स्ट्रक्चर अलग क्यों है? बिकॉज एक में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एक में ईथर है। आगे, अब ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, आई रियली डू नॉट वांट कि आप ये भूलें, तो इसको आप लिख लो, मैंने नोट्स में लिख दिया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन। मान लो मेरे पास 3 कंपाउंड्स हैं, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट वन इज अ प्राइमरी अमीन, वन इज अ सेकेंडरी अमीन, वन इज अ टर्शियरी अमीन। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन्स आर कंसीडर्ड टू बी 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइड, even they are considered to be different functional group. For example, you look at this structure, 1 2 3 कार्बन एटम और O और NH2, मतलब 3 कार्बन एटम्स हैं, O है और N है। अब ध्यान से देखो, ये जो CONH2 है, इस नाइट्रोजन को आपने एक ही कार्बन चेन से जोड़ रखा है ना, दिस इज प्राइमरी अमाइड। दिख रहा है? अब ध्यान से देखना जरा, यहां पर आओ, 1 2 3 कार्बन एटम्स है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी है, बट नाउ यू लुक एट द नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है? इट इज सेकेंडरी अमाइड। अगला देखें जरा,
मेरे पास है 1 2 3 कार्बन एटम्स, दिख रहा है 3 कार्बन एटम्स, नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, बट अब जब नाइट्रोजन को सर्कल कर रही हूं ये 3 कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज अ टर्शरी अमाइड। बहुत सारे बच्चे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइड को पोजीशन बोलना है, फंक्शनल बोलना है, चेन बोलना है। कुछ नहीं बच्चे, दीज आर सिंपली नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। कई बार इसको फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं, कई बार इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस थे, इस पे मार्क भी कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये करके जाना जरूरी है। चलिए अब एक और हमारे जो आइसोमर्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेटामर्स। अच्छा, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो पहली बार इस चैप्टर आइसोमेरिज्म को पढ़ रहा है, जिसके लिए दीज नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर नॉट एनफ एंड यू फील कि मैम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाओ, तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, दिस इज अ रिविजन माइंड मैप। ये माइंड मैप है। माइंड मैप का मतलब ही यही होता है कि आपने चीजें पढ़ रखी हैं और अब मैं वो की पॉइंट्स लिख रही हूँ जिनको पढ़ करके आपको पूरा चैप्टर याद आ जाता है। सो दीज आर नॉट द डिटेल लेक्चर्स। अगर किसी भी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने जेई ब्रीफ की सेशंस में हर चीज को बहुत डिटेल विद 5-5-10-10 एग्जांपल्स ऑफ ईच आइसोमेरिज्म करा रखे हैं। तो अगेन जेई ब्रीफ का वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी। किसी को बिल्कुल बेसिक से जीरो से देखना है, कुछ भी नहीं आता और ये ऊपर से जा रहा है, तो डेफिनेटली आप जेई ब्रीफ को पहले फॉलो कर सकते हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। पूरा मतलब जेई ब्रीफ से या कहीं से भी अगर आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है उसका जो पूरा क्रक्स है वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। एक हमारी अगले टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं मेटामर्स। मेटामर्स का मतलब मैं जनरली ऐसे समझाती हूँ कि जैसे मान लो वो आपने रावण देखा है, रावण दहन देखा है आपने, है ना, दशहरे पे रावण जलाते हैं, तो वो ऐसे ही होता है ना, रावण के हम कहते हैं कि 10 सिर हैं। तो एक तो मान लो ये रावण का मेन सिर हो गया, फिर 1 2 3 4 एक साइड हो गए, है ना, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5 एक साइड हो गए। ऐसे ही होता है ना भाई, एक साइड 5 है, एक ये छठा, और 6 और 4 10, तो टोटल 10 सिर हो गए। अब आपके पास इसको बोलते हैं पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवेलेंट, पॉलीवेलेंट का मतलब मोर देन वन वैलेंसी है, और बेसिकली मैं बात करूंगी डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की। डाइवेलेंट मतलब जो दो दिशाओं से बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये ईथर हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये कीटोन हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये एस्टर हो गया। देखो ये दो दिशाओं से जुड़ सकते हैं ना। अब मेरी मर्जी, यहां पर मैंने 1 2 3 कार्बन और यहाँ 1 कार्बन लिख दिया, या फिर मेरी मर्जी यहां पर भी 2 कार्बन लिख दिया, यहां पर भी 2 कार्बन लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, एक साइड 3 लिख दिया, एक साइड 1 लिख दिया, वर्सेस एक साइड 2 लिख दिया, दूसरी साइड 2 लिख दिया। तो जो मेन रावण का सर है वो ये है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन बोथ द साइड यहाँ पर 4 है, बट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 2,2 की तरह। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टोटल तो 4 है, बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, 3,1 की तरह। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनसिमेट्रिकल से डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ द साइड दिख रही है, इसी को बोलते हैं मेटामर्स। जनरली मैच द फॉलोइंग में दिया होता है, पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, सो दिस इज गोइंग टू शो मेटामर्स। अगर कोई बाइवेलेंट डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है जो दो साइड से जुड़ सकता है, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब दोनों साइड को ऐड करूंगी तो सेम आने चाहिए, बट इंडिपेंडेंटली, जैसे यहाँ पर 2:2 था, यहाँ 3:1 है, तो ये दोनों हैं तो अलग अलग ना, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से देखना, ये मेरा टॉपिक था आइसोमेरिज्म। मैंने कहा कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दे हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, दे हैव डिफरेंट कनेक्टिविटी, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। चेन कर लिया, रिंग चेन कर लिया, पोजीशन कर लिया, फंक्शनल कर लिया, मेटामर्स कर लिया। हमारा एक आइसोमेरिज्म बचेगा जिसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, और मैंने आपको बोला टॉटोमेरिज्म में हाइड्रोकार्बन्स या जीओसी में आपको कराऊंगी, अभी अभी हम टॉटोमेरिज्म नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी डूइंग लेटर ऑन, जब आपको थोड़े से बेसिक्स आपके अच्छे हो जाएंगे उसके बाद हम टॉटोमेरिज्म करेंगे। ओके मैम, गुड, यहां तक हो गया। अब मेरे को ना बेसिकली आपको ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाना है, ठीक है। तो मेरा जो पूरा पॉइंट है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे जाएगा, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बहुत सारे टुकड़े 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 हैं, ऐसे स्कैटर्ड हैं, हमें सारे टुकड़ों को एक जगह पे रखना है। अब ध्यान से देखना बच्चे, एक होता है हमारा प्रोजेक्शन। चलो पहले मैं आपको सिखाती हूँ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, परछाई।
प्रोजेक्शन मतलब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ से आपने लाइट मारी तो मेरी जो यहाँ पर परछाई बनेगी, दैट इज व्हाट इज प्रोजेक्शन। अब होता क्या है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3D होते हैं। अब उन 3D को 2D पेपर पे ड्रॉ करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाती है कि मैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2D पे ड्रॉ कैसे करूं। तो अब मैंने क्या किया, मान लो मेरे पास है ना कोई भी एक था, जैसे मान लो ये कप है, ठीक है, और ये 3D है। अब यहां से मैंने परछाई मारी, तो जब परछाई मारी इसकी परछाई प्लेन पे पड़ेगी और वो 2D बन जाती है ना, मतलब जो परछाई है वो प्लेन पर आ गई और वो 2D की तरह दिखने लग जाएगी। तो हमने ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को समझने के लिए उसकी बड़ी सारी परछाइयों को डिस्कस करना शुरू किया, प्रोजेक्शंस को डिस्कस करना शुरू किया, जिसमें से सबसे पहला तरीका है, दीज आर नथिंग बट दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो पहला तरीका है बच्चे उसको बोलते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, आपने 2 सिंगल बॉन्ड लगाए हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर, मेरे 2 बॉन्ड्स जो हैं दे आर टेकन इन द प्लेन ऑफ पेपर। मुझे पता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो शेप दिखेगी मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रल है। तो हम कंसीडर करते हैं कि 2 बॉन्ड्स होने चाहिए इन द प्लेन ऑफ पेपर। हम कंसीडर करते हैं कि एक बॉन्ड होना चाहिए जो आपके टुवर्ड्स आ रहा है, कमिंग टुवर्ड्स यू, एक बॉन्ड होना चाहिए जो पीछे की साइड जा रहा है, गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। द बेस्ट पर्टिकुलर तरीका इज, इफ यू कैन सी हियर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये दोनों मतलब ये वाली पेंसिल और ये वाली पेंसिल आई हैव टेकन इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये आपके टुवर्ड्स आ रहा है वेज वाला और ये मेरे टुवर्ड्स जा रहा है डैश वाला। नजर आ गया, चारों नजर आ गए, आगे देखते हैं। अब अगली प्रोजेक्शन है बच्चे जिसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, फिशर प्रोजेक्शन में हम कुछ इस तरीके का बना देते हैं। मान लो मेरे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरे पास एक ब्यूटेन है। हम इसको क्या करेंगे, हमने कहा भैया हम तो ऐसे ही बना देंगे। तो ये जो 2 कार्बन्स हैं इनको, ये बीच वाले कार्बन्स हो गए, ऊपर वाला CH3 हो गया, नीचे वाला CH3 हो गया, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, हमने ऐसे लगा दिया, ये ऐसे लगा दिया। तो जब आप ऐसे ये प्लस वाली फॉर्म में बनाते हो इसको बोलते हैं हमारी फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। आगे आगे होती है बच्चे हमारी सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। अब ध्यान से देखो, मैं ना आपको एक और चीज सिखाऊंगी। मान लो मैंने क्या किया, एक को मतलब ये जो ये वाला कार्बन एटम था, मान लो इसको मैंने ऐसे क्या कहते हैं, ये पंखे के जैसा बना दिया। अब मैं मान के चल रही हूं ये कार्बन जो है दूसरे कार्बन से जुड़ा है और ये दूसरे वाले कार्बन के हो गए, ये है यही, बस इसको मैंने इस रूप में बना दिया। तो यहां पर मेरे 3 ग्रुप्स जुड़े होंगे, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड दर्शाएगा, यहां पर मेरे 3 ग्रुप्स जुड़े होंगे। इसको बोलते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन या सॉ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। एक अगला केस मैंने क्या किया, मैंने कहा ये आगे वाले कार्बन एटम को तो आप डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, कर दिया। आगे वाला जो कार्बन एटम है उसको मैंने कहा डॉट से रिप्रेजेंट कर दो। हाँ, आगे वाला जो कार्बन एटम है उसको मैंने कहा डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो ये पीछे वाला कार्बन एटम है इसको ऐसे बड़े वाले गोले से रिप्रेजेंट कर दो। अब इस कार्बन एटम के भी 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो ऐसे जो प्रोजेक्शन आप लगाते हैं इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। इस तरीके की प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहां तक समझ आ गया। अब एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बिकॉज उसको लिख के नहीं समझ सकते हैं, उसको करके ही समझेंगे बच्चे। ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ वन प्रोजेक्शन टू द अदर। मेरे को एक प्रोजेक्शन दे रखी है, उसको दूसरी प्रोजेक्शन में इंटर कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखें कैसे करेंगे। मैंने कहा मैम मान लो यहाँ है COH, यहाँ है H, यहाँ है OH, यहाँ है H, यहाँ है OH एंड यहाँ पर है COH, ठीक है। या चलो और सिंप्लीफाइड तरीके से सिखाती हूँ। पहले हमने ना न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रखा है, लेट अस से दिस समथिंग लाइक दिस। ये COH है, ये पीछे वाले कार्बन पे COH है, यहाँ OH है, यहाँ H है, लेट अस से इस वाले कार्बन पे एक OH दे रखा है, यहाँ OH है, यहाँ H है, H है। सपोज करो हमें ये दे रखा है, तो आपको इतना नजर आ रहा है कि ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब आप मुझे न्यूमैन से कन्वर्ट करके किस में लेकर जाओगे, सॉ हॉर्स में। तो सॉ हॉर्स में मैंने कहा मैम आगे वाले को तो सेम रखेंगे, देखो आगे वाले को सेम रखा, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा। अब पीछे वाले को जो डॉट था उसको डॉट की तरह ना रिप्रेजेंट करके ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी, फिर ऐसे वर्टिकल Y बना दूंगी।
पीछे वाले कार्बन पे भी COH था, यहाँ H है, यहाँ OH है, तो इन दोनों की इंटर कन्वर्जन तो आपस में बहुत आसान है ना, इन दोनों की इंटर कन्वर्जन आसान है, बस पीछे बीच में एक डंडा ही तो लगाना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। अब कोई मुझे कह रहा है कि मैम ये जो आपने न्यूमैन फॉर्म को 100 हॉर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब आप इस 100 हॉर्स फॉर्म को मुझे पता है फिशर में कन्वर्ट करके दिखाओ, कन्वर्टेड टू फिशर। मैंने कहा ओके। अब जस्ट इमेजिन करो तुम पार्क में गए हो, ठीक है, और पार्क में सुबह सुबह तुम योगा कर रहे हो, योगा कर रहे हैं, और योगा करते ऐसे करते हैं ना, ऐसे हाथ ऊपर, मतलब मेरे तो घर के पास ही पार्क है, ठीक है, और मेरे जो मम्मी का घर है उसके पीछे ही ना आर्य समाज मंदिर है, वहां पर सुबह सुबह सारे जितने भी हमारे दादा दादीज हैं वो सब वहां पर जाते हैं, ठीक है, एंड वो सब योगा करते हैं। तो सुबह 5, 5:30, 6 बजे तुम्हें इतनी तेज हा 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 की आवाज आने लग जाएगी। तो वो कैसे करते हैं, जब तुम कभी योगा करते हो तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर की साइड होते हैं ना, तो जब तुम योगा करते हो और तुम्हारे हाथ ऊपर की साइड है तो तुम्हें नीचे अपने फुट को टच करने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा ना। क्या मैं बोल रही हूँ, खड़े हो जाओ, चलो जितने भी बच्चे बैठ के सेशन को देख रहे हैं 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, थोड़ी एक्सरसाइज ही हो जाएगी। ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े हो, खड़े हो, अब नीचे झुकोगे, नीचे झुकोगे, ऊपर खड़े हो, हाथ ऊपर खड़े हैं तो तुम नीचे झुकोगे ना। तो जब तुम्हारे हाथ ऊपर खड़े हैं तुम नीचे झुकोगे, तो जो फ्रंट वाला कार्बन है वो कौन सा बन जाएगा, नीचे वाला कार्बन। जो फ्रंट वाला कार्बन है वो कौन सा बन जाएगा, नीचे वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड पे H है, राइट हैंड साइड पे OH है, और नीचे क्या है, COH। अब यहां पर ऊपर आ जाएगा COH, यहाँ H, यहाँ OH, बात खत्म। क्या सिखाया मैंने, अगर तुम्हारे हाथ ऊपर की साइड है तो जो हमारा सिर है वो नीचे जाएगा ना, तो जब हाथ ऊपर की साइड है जो फ्रंट कार्बन है वो कौन सा कार्बन बन जाएगा, नीचे वाला कार्बन बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू इंटर कन्वर्ट द फिशर टू न्यूमैन एंड न्यूमैन टू सोहर्स। अब ये सारे इंटर कन्वर्टेबल है, एक को दूसरे में आपको कन्वर्ट करना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, समझ आ गया। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑल दीज फॉर्म्स मस्ट ऑल्सो बी क्लियर टू एवरीवन। ये देखिए ये था हमारा, सो यहां पर मैंने वेज डैश बनाया, ये फिशर बनाया, सोहर्स बनाया, न्यूमैन कन्फर्मेशन बना दिए हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सीखेंगे। अब जो अगला टॉपिक है, अब मैं मतलब ऐसे तो देखो सीखने के लिए तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको हमें सीखना है, बट द पॉइंट इज पेपर में अभी कौन सी चीजें आती हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो बच्चे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन का मतलब है, देखो मान लो ये कार्बन एटम है, व्हाइट कलर नहीं दिख रहा, रेड दिख रहा है, दिस इज अ कार्बन एटम एंड दिस इज अनदर कार्बन एटम, ये एक बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको मेरे हाथ एक दूसरे पे ऐसे ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। अब मैं अपने दो हाथों के बीच में कितना एंगल कर सकती हूँ, देखो 0, 0.5, 0.1 भी कर सकती हूँ, 1 भी कर सकती हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70.180 का मतलब मैं एक सिंगल बॉन्ड के अबाउट दो कार्बन एटम्स को कितने एंगल पे रोटेट कर सकती हूँ, आई कैन रोटेट देम एट इनफाइनाइट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अभी मेरे दो हाथ ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, 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 फिर ऐसे हुए। मैं सिंगल बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की कॉरेस्पॉन्डिंग रोटेशंस डिस्कस कर रही हूँ, और जैसे जैसे सिग्मा बॉन्ड रोटेट होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड घूमता जा रहा है, अलग अलग प्रकार की हमारी फिगर्स बनेंगी, और इन्हीं फिगर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशन। सो ये देखिए मैंने आपको यही लिखकर दिखाया है, कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, these are the infinite form of same molecule, एक ही मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट फॉर्म्स विच आर फॉर्म्ड बाय द रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड। जब मैं सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेट करती हूँ इनफाइनाइट कॉन्फॉर्मेशंस हमारी बनती है। आगे देखिए, अब कई बार क्या होता है, ये देखो ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर एकदम चिपके पड़े हैं, इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। दोनों हाथ एक दूसरे के बिल्कुल एंटी है, इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। एंड एनीथिंग बिटवीन दिस एंड दिस, ये जो बीच वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। तो नाम आप देख सकते हैं, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड एंड स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। यहां तक भी कॉन्फॉर्मेशन के बीच की कॉन्फॉर्मेशन सारे क्या होते हैं समझ आ गए। अब ध्यान से देखो, अभी ये मान लो एक मतलब ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब ये दो अलग अलग कार्बन एटम्स है ना, दीज आर टू डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स। इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच का जो एंगल है,
यानी कि एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल. सो डाईहेड्रल एंगल मतलब द एंगल बिटवीन टू वैलेंसीज ऑफ द एडजेसेंट एटम. ये कार्बन एटम, इसका एडजेसेंट कार्बन एटम, ये इनकी वैलेंसीज के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल. तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे अबाउट द कॉन्फर्मेशंस. ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाती हूँ और मैं आपको सिखाती हूँ. वहां एक डब्बा छूट गया पिछले पेज में, बट घबराना नहीं है, अभी विल कम बैक टू दिस थिंग. मान लो आपके पेपर में आता है कि ना आप मुझे इथेन या फिर ब्यूटेन के जितने भी कॉन्फर्मेशन है बनाकर दिखाओ. अभी मैंने आपको बोला कि भाई जब भी कॉन्फर्मेशन बनाने एक पर्टिकुलर बॉन्ड के अबाउट बनाओगे, है ना, और कितने कॉन्फर्मेशंस बन सकते हैं? इनफाइनाइट. तो हम इनफाइनाइट कॉन्फर्मेशंस नहीं बनाते, या तो मैं मोस्ट स्टेबल बनाऊंगी या मैं मोस्ट अनस्टेबल बनाऊंगी. तो अब मेरे को किसी ने क्वेश्चन दिया, कह रहे आप ना ब्यूटेन उठा लो. मैंने कहा ठीक है, हम ब्यूटेन उठा लेते हैं. ब्यूटेन इज CH3, CH2, CH2, CH3. कह रहा अब आप ब्यूटेन का ना C2C3 बॉन्ड उठाओ. मैंने कहा 1 2 3 4. वो स्पेसिफाई करके देगा कौन से बॉन्ड के बीच में बात करनी है. मैंने कहा मैम C2 कार्बन को डॉट बना दो. C2 कार्बन पे आपने देखा 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल है. मिथाइल को ऊपर लिख दिया, 2 हाइड्रोजन को मैंने नीचे लिख दिया. देखा. फिर मैंने कहा मैम C3 वाले कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन्स हैं और 1 मेरा मिथाइल है. तो ये मेरी एक कॉन्फर्मेशन बनी. जो ये मेरी कॉन्फर्मेशन बनी, अब आपको ध्यान से देखना है, ये CH3 का इतना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पीछे वाले CH3 का इतना सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. डोंट यू थिंक ये बल्कि भी है? इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे. इनके अंदर खूब सारा टॉर्शनल स्ट्रेन लगेगा, खूब सारा स्ट्रेन लगेगा, ये एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे. ये कौन सा गाना था? याद नहीं आ रहा. भूमरो भूमरो श्याम रंग, ये वाला स्टेप है ना, ये भूमरो भूमरो गाने में है. हमारे स्कूल में ना वो हुआ था, मुझे याद है, एनुअल डे में 5 या 6 क्लास में थी, मुझे याद नहीं है, बट एक एनुअल डे हुआ था हमारे स्कूल में और हमने वहां पे डांस किया था. भूमरो भूमरो श्याम रंग भूमरो, आए हो किस दरिया से. मेरे को नहीं आता, ठीक है, कुछ था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर, बट देयर वाज दिस सॉन्ग. तो मैं ये कह रही हूँ कि देखो CH3C, C और CH3, दोबारा देख लो बच्चों, CH3C, पीछे वाला C और CH3 के बीच का एंगल कितना है? ये दोनों चिपके हुए हैं. तुमको ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं ना, बट नहीं, ये चिपके हुए हैं. तो देखो CH3C, C, CH3 के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री. मतलब द डाईहेड्रल एंगल इज 0 डिग्री. अब जब दो CH3 एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं, इसको बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म. क्या बोलते हैं इसको? फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म. ये देखो, दिस इज 0 डिग्री, फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म. बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इसकी. हमने क्या किया? आगे वाले को सेम रखा. देख रहे हो, आगे वाले को सेम रखा, पीछे वाले को 60 डिग्री से रोटेट किया. अब देखो CH3C, पीछे वाला C और CH3 के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री. तो डाईहेड्रल एंगल कितना? 60 डिग्री. अब जब आपने इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया, तो क्या आपका CH3 दूसरे CH3 के एंटी आ गया है? नहीं आया. जब तक पूरा एंटी नहीं आएगा तब तक हम चलते जाएंगे, क्योंकि जब पूरा एंटी आ जाएगा, दोनों CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे, तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन हो जाएगी. मैंने कहा मैम फिर और 60 डिग्री से रोटेट करो. और जब आपने और 60 डिग्री से रोटेट किया, ये इधर आ गया. इसको बोलते हैं बच्चे, देखो, इसको बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड. फुली एक्लिप्स्ड, क्योंकि CH3 के पीछे है. इसको क्या बोलते हैं? पार्शियली एक्लिप्स्ड. अभी भी CH3 के पीछे कुछ है, मगर वो H है, CH3 नहीं है. सो इसको बोलते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड. फिर मैंने कहा मैम फिर से हम 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करेंगे. दोबारा 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया. देखो CH3 एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट आ गया, 180 डिग्री. इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म, द मोस्ट स्टैगर्ड फॉर्म. दिख रहा है? फिर से आपने देखा दिस इज पार्शियली एक्लिप्स. फिर से आपने देखा कि ये ठीक है, मतलब दिस इज नॉट 100% स्टैगर्ड. 100% स्टैगर्ड को तब बोलते हैं जब हम उसको एंटी बोल देंगे. समझ आ गया? तो कुछ ऐसा ही है. दिस इज हाउ वी ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन के इंटर जो आपस में एंगल्स पे हम इंटर कन्वर्ट करते हैं, कि कैसे 0, 60, फिर 120, फिर 180, 240, है ना, इस पे कैसे वो रोटेट करते जाते हैं. ये हमने पूरा का पूरा सीक्वेंस स्टडी कर लिया. आपके पेपर में हद हद इथेन का आ जाता है, बट मैंने एक और ही ऊपर का केस आपको सिखाया है, विच इज ब्यूटेन. तो आई एम श्योर यहाँ तक की
बाकी चीजें सबको क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे बच्चे। एक हमारा टॉपिक है जो मेरे पिछले पन्ने में छूटा था, अब मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगी। इसको बोलते हैं बच्चे साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन। मेरे पास हेक्सेन होता है ना, हेक्सेन। दिखने में बच्चों को लगता है कि मैम देखो मैंने तो हेक्सेन को एक प्लेन ऑफ पेपर पर ड्रॉ कर दिया, जबकि हेक्सेन के तो सारे के सारे कार्बन एटम्स sp3 हाइब्रिडाइज थे, तो इसको प्लेनर तो बोलना गलत है ना। तो हम हेक्सेन के साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन स्टडी करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं। एक बोट होता है, एक चेयर होता है, एक हाफ चेयर होता है, मगर ये सब अपने सिलेबस में नहीं है, ना तो ये जेई मेंस के सिलेबस में है, ना ही ये नीट के सिलेबस में है। ये जितने भी हमारे और कॉन्फॉर्मेशंस आते हैं, ट्विस्ट बोट, ये सारा हम एडवांस के लिए पढ़ते हैं। बट अगर साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन का जेई मेन में या नीट में सवाल आता है तो वो किस तरीके का होता है? देखिए, ये जो आपको मैंने कॉन्फॉर्मेशन बनानी सिखा रखी है यहाँ पर, इसको बोलते हैं साइक्लिक कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कि साइक्लोहेक्सेन नेचर में 3D में कैसे एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में करेगा। इसको ड्रॉ करने का तरीका देखो, कई बच्चे रट्टा मार लेते हैं, बट मैं आपको तरीका सिखाती हूँ। आपको ना कोई भी दो बॉन्ड्स बनाने हैं, ये देखो कोई भी दो बॉन्ड्स बना लो ऐसे पैरेलल टू ईच अदर, बना लिए दोनों बॉन्ड्स पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो इन दोनों को आपको ऐसे ज्वाइन करना है। देखो ये दो बॉन्ड्स भी एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे, एंड जो बाकी बचे हुए दो बॉन्ड्स है ये भी एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। समझ आया? पैरेलल पैरेलल पैरेलल, सारे पैरेलल बना लिए। अब आपको ना V बनाना है, और अगर V ऊपर की साइड बन रहा है तो एक डंडा ऊपर लगाना है, V नीचे की साइड बन रहा है तो डंडा नीचे लगाना है। ये देखो, तो यहां पर देखते जाओ, V ऊपर की साइड बन रहा है ना तो डंडा ऊपर, V नीचे की साइड बन रहा है डंडा नीचे, V ऊपर की साइड बन रहा है डंडा ऊपर, V ऊपर की साइड बन रहा है, मतलब सॉरी V नीचे की साइड बन रहा है डंडा नीचे, V ऊपर की साइड बन रहा है डंडा ऊपर, V नीचे की साइड बन रहा है डंडा नीचे। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब ध्यान से देखो, इसका बहुत अच्छा लॉजिक होता है, बट अपने को इतने लॉजिक में नहीं जाना, आप समझो। ये जो मैंने बॉन्ड्स ऐसे खड़े कर कर बनाए हैं ना, इन सारे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्सियल बॉन्ड्स। अब होता क्या है, ये मुझे इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाने हैं। अब बच्चे ना ऐसे तुक्केबाजी मारते रहते हैं, ऐसे ऐसे बना दो, बट इसका लॉजिक पता क्या होता है? मान लो ये वाला कार्बन एटम है, आप इस कार्बन के ये दो बॉन्ड्स छोड़ दो, लीव दीज टू बॉन्ड्स जो डायरेक्टली इस कार्बन से बने हुए हैं। अब एक बॉन्ड ऐसे जा रहा है ना, तो इसके पैरेलल में आपको ये बॉन्ड बनाना है। समझ आया? दोबारा बताऊं, ये देखो, मान लो इस कार्बन का एक्सियल आपने बना लिया, ये दो बॉन्ड जो डायरेक्टली बने हुए हैं उसको छोड़ दो, ये बॉन्ड ऊपर की साइड जा रहा है ना, तो ये देखो ये वाला इक्वेटोरियल बॉन्ड ऊपर की साइड जाएगा। बट अगेन अब इन शॉर्ट, अब इतना वहां पर पेपर के टाइम पे कौन याद रखेगा, तो हम शॉर्ट में बच्चे को ऐसे बनाना सिखाते हैं। 2 लाइन तो ऐसे बना, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, बना ली। अब ये ऊपर डंडा नीचे डंडा, ऊपर डंडा नीचे डंडा, ऊपर डंडा नीचे डंडा। ठीक है, अब एक अगर ये जो ऊपर डंडे बनाए हैं इनको एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। अब जब नीचे डंडे बनाएंगे ना, ये इधर बना दो, 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 ये बन गया इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, अब ध्यान से सुने बच्चे, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हमेशा चाहें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम हमेशा चाहेंगे कि हम अपने बल्की ग्रुप को रखें। Any bulky group would prefer to go on to the equatorial position. Why not at axial position? अगर तुमने एक बल्की ग्रुप को एक्सियल पे रखा, तो ये देखो इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, तो ये थर्ड वाले पे भी जो आपका हाइड्रोजन है या कोई और बल्की ग्रुप है, ये दोनों आपस में इंटरैक्शन करेंगे। इसको बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन। क्योंकि 1 और 3 पोजीशन पे जो भी दो बॉन्ड्स एक्सियल पोजीशन पे हैं, भले ही दो हाइड्रोजन, एक मिथाइल ही क्यों ना है, उनके बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होती है। अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा है ये दोनों दूर दूर हैं, बट जब आप देखेंगे यहां से ऐसे मुड़कर देखेंगे, आपको ये इसके एग्जैक्टली पीछे नजर आता है। तो इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हो कि कभी भी बल्की ग्रुप को एक्सियल पे रखना नहीं चाहिए। वी ऑलवेज प्रेफर टू कीप द बल्की ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजिशन। चलो ये भी समझ आ गया सबको। अब देखो, मान लो मेरे को कोई पूछे कि आपको ना इस वाले कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बताना है। ठीक है, इस वाले कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बताना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैंने कहा मैम पहले तो हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, टिक 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 टैक टैक कर लिया। अब फिर मैंने कहा ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, और नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ये सब मैंने बना लिया। मैंने कहा मैम यहां पर ये बल्की ग्रुप ऊपर की साइड है और यहां पर ये भी बल्की ग्रुप ऊपर की साइड है, दोनों ऊपर की साइड है ना। आपको कैसे पता चला मैम? अरे देखो यार,
ये भी वेज में लगा हुआ है, ये भी वेज में लगा हुआ है, तो 1 और 4 पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स ऊपर की साइड होंगे। अब आप 1 यहां पे भी मान सकते हैं, भाई सारी साइड सिमेट्रिकल है, मैंने कहा मैं यहां पे मानूंगी जिसमें इक्वेटोरियल पे बल्कि ग्रुप को रख दूं, तो इक्वेटोरियल पे मैंने बल्कि ग्रुप को रख दिया। अब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अब मेरे को जो दूसरा मेरा बल्कि ग्रुप है उसको मेरे को एक्सियल पे रखना कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मिथाइल और ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है दोनों ही ऊपर की साइड है, तो ये भी ऊपर की साइड है, ये भी ऊपर की साइड है। अब इन दोनों में से जो ज्यादा बल्कि है उसको इक्वेटोरियल पे रखो, और जो छोटू पोटू सा है उसको कहां रख दोगे? एक्सियल पे। मैं प्रेफर करती दोनों को इक्वेटोरियल पे रखने को, बट उसने कहा इसी फॉर्म का बनाओ, तो मैंने कहा दोनों के अकॉर्डिंग, मतलब इस फॉर्म के अकॉर्डिंग दोनों ऊपर आएंगे। तो जब दोनों ऊपर आएंगे सो बोथ वन हैज टू बी एट इक्वेटोरियल एंड अदर को फोर्सफुली मुझे कहां रखना पड़ेगा? एक्सियल पोजिशन पे। ठीक है, तो ये हमारा अभी पेज नंबर 1 कंप्लीट हुआ है फॉर आइसोमेरिज्म। बट घबराना नहीं है कि मैम जल्दी जल्दी करा दो, जल्दी जल्दी नहीं करना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एल्स में इतना टाइम ना लगाती, नॉमेनक्लेचर हमने फटाफट से कर लिया था तो ये भी हम जल्दी कर लेते, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम धीमे धीमे ही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारा मैम हमें कॉन्फॉर्मेशंस क्या होता है उसका आइडिया मिल गया। अब याद है स्टीरियो के 2 डब्बे थे, ज्योमेट्रिकल था, ऑप्टिकल था। अब हम पूरा टाइम लगाएंगे अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करने के लिए। बच्चे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों की कनेक्टिविटी भी सेम है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में आप रूम टेम्परेचर पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब कंडीशंस क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की सबसे पहली कंडीशन है बच्चे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन नहीं कर सकते, जैसे सिग्मा बॉन्ड के अबाउट में फ्री रोटेशन कर सकती थी ना, ऐसे ही अगर एक पाई बॉन्ड है उसके अबाउट हम रोटेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप पाई बॉन्ड में आपको याद है ना ऐसी ओवरलैपिंग होती है, ऐसी ओवरलैपिंग, तो अगर तुम बॉन्ड को रोटेट करना चाहते हो तो तुम्हें ओवरलैपिंग तोड़नी पड़ेगी, ओवरलैपिंग टूटी तो पाई बॉन्ड टूट गया। तो कंडीशन नंबर 1 रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब कोई डबल बॉन्ड हो सकता है, कोई साइक्लिक सिस्टम हो सकता है, सो दीज आर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे देखिए, अगली जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपके टर्मिनल्स हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। जैसे इस वाले कार्बन पे देखो, 2 सेम ग्रुप आपने लगा दिए ना तो बात खत्म हो गई, ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। क्या सी डबल बॉन्ड सी था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी, बट यहां पर दोनों हाइड्रोजन सेम लग गए तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। अब यहां पर देखो, क्या हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? हाँ जी मैम है, रिंग दिख गई। अब इस रिंग के अबाउट ये H है और CH3 है, बहुत बढ़िया, मगर यहां पर तो दोनों ही Cl है, तो जब भी सेम ग्रुप्स हो गए तो वहां पर आपके टर्मिनल्स डिफरेंट हुए नहीं, मतलब दे विल नॉट शो जीआई। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि आप मुझे पता करके बताओ इनमें से कौन कौन से जीआई शो करेंगे। फॉर एग्जांपल लो, मैं तुम्हें 3-4 क्वेश्चंस देती हूँ, आप मुझे पता करके बताओ क्या ये जीआई शो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये Br है, ये F है, और यहाँ पर मैंने एक ये बना दिया सिस्टम, यहाँ Cl है, H है, यहाँ Cl है, H है। ये 3 में आपको बताना है कि क्या जीआई है या नहीं। कैसे करेंगे मैम? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दिख गया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सबको। अब देखो टर्मिनल पे अलग अलग ग्रुप्स हैं, इस वाले कार्बन पे एक HCl है, दोनों अलग अलग हैं, इस वाले कार्बन पे एक HCl है, दोनों अलग अलग हैं, बहुत सही है, तो ये जीआई शो करेगा। अब इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे? एक को सेम रख दो और दूसरे को ऐसे बना दो, तो दोनों हाइड्रोजन जब ऑपोजिट साइड पे हैं दैट इज ट्रांस, दोनों हाइड्रोजन जब सेम साइड पे थे तो क्या था? सिस। यहां देखो, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्या इस कार्बन पे 2 अलग ग्रुप्स हैं? क्या इस वाले कार्बन पे 2 अलग ग्रुप्स हैं? हाँ जी हैं। तो क्या ये जीआई शो करेगा? हाँ जी, ये भी जीआई शो करेगा। भले मैं इसको सिस ट्रांस नहीं कह सकती क्योंकि 2 सेम ग्रुप सेम साइड पे नहीं है, बट इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो है। क्या कहेंगे वो अभी सीखेंगे। यहां देखो, क्या इस वाले कार्बन पे 2 अलग ग्रुप हैं? क्या इस वाले कार्बन पे 2 अलग ग्रुप हैं? क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? तो क्या ये जीआई शो करेगा? यस। तो सबसे पहला तो यही सवाल आता है कि बताओ इनमें से कौन जीआई शो करेगा, कौन जीआई शो नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। अब मैम अगला क्वेश्चन ये आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सिस ट्रांस किसको कहते हैं, EZ किसको कहते हैं। तो अभी आपने ये देखा ना कि अगर 2 सेम ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे हैं, आप इसको क्या बोल देते हो? ट्रांस, है ना।
अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, आप इसको क्या बोल दोगे? सिस। बट व्हाट अबाउट दिस केस? इस केस को मैं कैसे हैंडल करूं? यहां तो कोई भी दो ग्रुप सेम है ही नहीं। तो ऐसी जगह पे जब मैं फंस जाती हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पर कोई जीआई नहीं है। डेफिनेटली इट विल शो जीआई बिकॉज इट हैज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। टर्मिनल्स पे आपके अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। बट अब यहाँ पर सिस है या ट्रांस है नहीं बोला जा सकता, तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स दिए। और इन रूल्स को क्या बोलते हैं बच्चे? इन रूल्स को हम बोलते हैं सीआईपी रूल्स। सीआईपी 3 साइंटिस्ट का नाम है, कैन, CAHN, इनगोल्ड, INGOLD, और प्रिलॉग, PRELOG। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने रूल्स दिए और रूल्स को क्या बोलते हैं? सीआईपी रूल्स। इसी रूल बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास नई कॉन्फर्मेशन आती है विच इज ई, मतलब नई कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं विच इज EZ। अब ये क्या है EZ? अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखो बच्चे, सबसे पहले ये रूल ये कहता है कि जिसका भी हायर एटॉमिक नंबर है, जो भी एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल एक H है और एक F है, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है? क्या यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? तो क्या मैं इसको ट्रांस एल्कीन बोल सकती हूँ? बोल सकती हूँ। बट अब ये E है या Z है, कैसे देखेंगे? मैंने कहा मैम इन दोनों को सर्कल करो, दोनों में से हायर एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन का। लोअर किसका है? हाइड्रोजन का। इन दोनों में से हायर किसका है? क्लोरीन का। लोअर किसका है? हाइड्रोजन का। अब ध्यान से देखो, आपने 1 2 दे दिया। मान लो 1 2 देने के लिए कोई मेरे पास लोन पेयर आ गया। लेटर से कभी यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है और एक OH है, डबल बॉन्ड समथिंग समथिंग। तो अगर लोन पेयर आ जाता है तो मान लो लोन पेयर का कोई एटॉमिक नंबर नहीं है, 0 है। मान लो वो ऐसे दे देता है C डबल बॉन्ड C, एक H है एक D है। अब दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो प्रायोरिटी किसको दूंगी? मास को। जो ज्यादा भारी है उसको 1 दोगे, जो हल्का है उसको 2 दोगे। तो वैसे तो देंगे विद रिस्पेक्ट टू द हायर एटॉमिक नंबर। अगर मान लो कोई लोन पेयर है तो एटॉमिक नंबर 0 मान लेंगे। अगर मेरे पास कोई आइसोटोप है तो जिसका मास ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब ध्यान से देखें, अगर आपके दोनों वंस, अब सब कुछ भूल जाओ, अगर आपके दोनों वंस सेम साइड पे हैं, सेम, देखो मैं कैसे बोल रही हूं, सेम साइड पे हैं, तो उसको बोलते हैं जेम साइड। जेम साइड मतलब जैसे सेम साइड। और अगर मुझे जुकाम हो गया तो मेरा सेम भी जेम की तरह सुनाई देगा। तो सेम साइड पे अगर दो ग्रुप्स हैं तो उसको जी बोल दोगे, और अगर ऑपोजिट साइड पे दोनों ग्रुप्स हैं तो उसको क्या बोल देंगे? ई। समझ आया? जैसे यहां पर दोनों वंस एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे थे तो दिस इज ई एल्कीन। चलो नीचे वाला तुम खुद करके दिखाओगे, कैसे करेंगे? मैम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको 1 दो, इसको 2 दो। Br का एटॉमिक नंबर कम है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको 1। तो दोनों वंस क्या सेम साइड पे हैं? सेम साइड मतलब सेम साइड पे हैं, तो ये कौन सा एल्कीन हो गया? Z एल्कीन। समझ आ गया? अब एक और रूल ये कहता है, वो रूल ये कहता है कि मान लो आपके पास C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H लगा हुआ है, ठीक है, CHO लगा हुआ है। कहता है अगर आपके पास कभी डबल बॉन्ड लगा हुआ हो ना, तो आप ये सोचो कि एज इफ देयर आर 2 सिंगल बॉन्ड्स, मतलब C डबल बॉन्ड O का मतलब है CO के 2 सिंगल बॉन्ड, ऐसे मान लो। तो मैंने कहा मैम चलो इसको देखते हैं, क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब ये नहीं कि बच्चे पता क्या करने लग जाते हैं, कहते हैं मैम इसका टोटल काउंट करो और इसका टोटल काउंट करो। नहीं करना, you just have to look at the atom which is directly attached। सिर्फ डायरेक्टली अटैच्ड एटम को देखोगे। तो Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको 1 दे दो। C का एटॉमिक नंबर कम है, इसको 2 दे दो। अब आपकी मर्जी है, आप C डबल बॉन्ड O को ना COO भी जोड़ सकते हो, मतलब ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब मैंने कहा लेट अस लुक एट द डायरेक्टली अटैच्ड एटम। ये C है, ये H है। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? C का, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और क्या मैं C ट्रिपल बॉन्ड N को ऐसे तोड़ के CN लिख सकती हूँ? सही है। दोनों वन सेम साइड पे, क्या हो गया? Z। सेम साइड मतलब Z। अच्छा, अगर मेरा आंसर डायरेक्टली अटैच्ड एटम से नहीं आ रहा, तब जाके मैं सेकंड एटम्स के बारे में बात करूंगी। तो अगर आंसर डायरेक्टली अटैच्ड एटम से आ गया तो काम बन गया, अगर नहीं आ रहा तो यू गो टू द सेकंड अटैच्ड एटम। मैं मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझाओगे तभी समझ आएगा। देखो C डबल बॉन्ड C, यहां है C डबल बॉन्ड O H, यहां है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि 1 किसको देना है, 2 किसको देना है। मैंने कहा ओके, पहले तो मैम देखो कार्बन, अर दोनों ही कार्बन है ना, तो आंसर नहीं आया। फिर मैंने कहा मैम इसको तोड़ देते हैं, ऐसे लग रहा है कि 2 O के साथ सिंगल बॉन्ड है, इसको तोड़ दो, ऐसे लग रहा है 3 मतलब 2 O के साथ सिंगल बॉन्ड है। अब देखो फर्स्ट वाले से तो आंसर आया नहीं। अब यहां पर क्या है? दिस इज O, दिस इज O, दिस इज O, O O O।
यहाँ क्या है, दिस इज O, दिस इज O, दिस इज H। पहले भारी वाले रखने हैं, बाद में हल्के वाले रखने हैं। तो देखो O से O कट गया, दूसरे O से O कट गया, मगर इस O और H में से कौन जीता, O, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे। सो इफ यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस, तो जेई ब्रीफ की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहां से और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चे देखो, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके क्वेश्चंस उतने अच्छे तरीके से फास्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया कि सीआईपी रूल्स हम क्यों कब कैसे यूज करते हैं, आरएस कह रही हूँ, इजेड एल्कीन्स क्या हैं, सिस ट्रांस एल्कीन्स क्या हैं, ये भी क्वेश्चन डन है। अब जो हमारी अगली वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, वो ये आते हैं कि आपको मुझे पता कर बताना है कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। ये बहुत ही मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पेपर में आते हैं। यू नीड टू टेल हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो जब भी कभी क्वेश्चन में जीआई पूछा जाए कि बताओ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, पहले तुम देखोगे क्या तुम्हारा एल्कीन सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब तुम ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये एल्कीन दे रखा है, तुम इसके बीचों बीच जाके खड़े हो जाओ। जब तुम बीचों बीच जाके खड़े होगे, लेफ्ट में देखो, मैंने कहा लेफ्ट में CH डबल बॉन्ड CH और CH3 दिखाई दे रहा है। लेफ्ट में खड़े होके CH डबल बॉन्ड CH CH3 दिखाई दे रहा है। मैंने कहा राइट में खड़े होके CH डबल बॉन्ड CH Cl दिखाई दे रहा है ना, सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एल्कीन के एकदम सेंटर में जाके यहां देखोगे तो कुछ और नजारा है, यहां देखोगे कुछ और नजारा है, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अगर आपका एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो डायरेक्टली मग अप द फॉर्मूला 2 की पावर n, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स हैं या 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, तो एक है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा। अगर 2 हैं तो 2 की पावर 2 4, मतलब सिस सिस भी हो सकता है, सिस ट्रांस भी हो सकता है, ट्रांस सिस भी हो सकता है, और ट्रांस ट्रांस भी हो सकता है। 4 पॉसिबिलिटीज आएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले तो ये अनसिमेट्रिकल है तो 2 की पावर n। जैसे यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, मैं इसके बीचों बीच जाकर के खड़ी हो गई हूं, यहां देखा तो कुछ और है, यहां देखा तो कुछ और है। मैंने कहा कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है, एक और एक 2, सो 2 की पावर 2, आंसर कितना आ गया 4। समझ आया। बट जब मैं यहां गई ना, मैं यहां खड़ी हुई, मैंने कहा मैम देखना, यहां देखूंगी तो भी सेम नजर आ रहा है, यहां देखूंगी तो भी सेम नजर आ रहा है। ऐसे एल्कीन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल एल्कीन की एक पहचान सारे याद रखेंगे, नंबर याद रखेंगे। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 दिख रहा है। 2 की पावर 1 2 3 4, आंसर कितना आना चाहिए, 2 4 8 16 आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए, 2 2 4 8 16। मगर अब मैं आपको जो नंबर याद दिलाऊंगी वही याद करने हैं। तुम्हें नंबर याद करने हैं 23 60, 23 60, 2 3 6 10। अब इसको पहले तो याद रखो, 23 60, ये हमारी ट्रिक है। हैशटैग, हमारी ट्रिक का नाम है हैशटैग 23 60, 23 60। 4 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगी। मैं मतलब क्या है ये देखो, अगर आप यहाँ बीचों बीच खड़े हो, इधर से गए तो सेम दिख रहा है, इधर से गए तो सेम दिख रहा है, तो जीआई होने कितने चाहिए थे, 2 की पावर 2 4। मगर क्योंकि सिमिट्री है, 2 की पावर 2 4 होना चाहिए, बट सिमिट्री है तो मेरा आंसर क्या आएगा 3। मतलब 3 कैसे आएगा, देखो ये सिस हो सकता है, ये भी सिस हो सकता है, सिस सिस, ये ट्रांस हुआ, ये भी ट्रांस हुआ, ट्रांस ट्रांस। अगला है एक सिस हुआ, एक ट्रांस हुआ, तो सिस ट्रांस, और जो ट्रांस सिस होगा वो भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सो इन शॉर्ट इट इज ऑलवेज 23 23 60, हैशटैग 23 60। मतलब 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज नॉट 4, इट इज 3, फिर 6 एंड फिर 10। करके नहीं देखने आइए पेपर में कि कैसे आया, क्यों आया, ये डायरेक्टली याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो फिर पेपर में बहुत टाइम खोटी करते हो। 23 60 कर लिया। अच्छा, अब एक और आपको की फैक्ट मैं बताती हूँ बच्चे। जो हमारी छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक 4 मेंबर्ड रिंग है, या मान लो मेरे पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, या फिर आप मान लो एक 6 मेंबर्ड रिंग है। तो जब भी हमारे रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है तो वो जनरली सिस तरीके से ही एग्जिस्ट करेगा। तो हमने ये सीखा कि जो हमारी छोटी छोटी रिंग्स होती हैं, 3 4 5 6 7 मेंबर तक की जो हमारी रिंग्स हैं,
उनके अंदर हमेशा एंडो पाई बॉन्ड होगा, द पाई बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिस। ऐसे ऐसे नहीं होगा कि ऐसे दोनों, ये एक इधर की साइड जा रहा है, देखो ये भी इधर की साइड जा रहा है, ये सिस हुआ ना, ऐसे नहीं होगा, एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है, तो स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा और 4 मेंबर्ड रिंग फिर स्टेबल ही नहीं बनेगी। मगर 8, 9, 10, 11, 11 मेंबर तक, 8वें से आपके ट्रांस एल्कीन बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब 8, 9, 10, 11 तक यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनना शुरू हो जाता है। बट स्टिल 8, 9, 10, 11 में भी जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो सिस ही है। केवल 12 या 12 से ऊपर वाले एल्कीन्स के अंदर ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। इन शॉर्ट, एक मतलब एक की तो क्या रिंग है, 2 की क्या रिंग है, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग जब भी बनेगी और अगर उसके अंदर पाई बॉन्ड है, इट विल ऑलवेज बी सिस, ट्रांस होगा ही नहीं। ट्रांस कहां से शुरू होता है? 8 से। 8, 9, 10, 11, 12 सब में ट्रांस बनता है, बट 8, 9, 10, 11 का सिस ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से। 12 के बाद वाले, 12 और 12 के बाद वाले सभी का ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। समझ गया? तो ये कहानी थी हमारे अभी तक के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। अब हमारे इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, आपको लग रहा होगा छोटा टॉपिक है, नहीं है ये छोटा टॉपिक, अभी बहुत टाइम आपका लगेगा। एंड टॉपिक का नाम है बच्चे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से सुने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने स्टीरियो का बताया था, स्टीरियो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो होते हैं, जैसे ये 2 मेरे हाथ हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों की कनेक्टिविटी भी सेम है, बट द वे दे आर ओरिएंटेड इन 3 डायमेंशनल स्पेस वो डिफरेंट है। मैं जिस ब्यूटीफुल तरीके से अपने राइट हैंड से लिख सकती हूँ, उतने ब्यूटीफुल तरीके से मैं लेफ्ट हैंड से नहीं लिख सकती। मैं जितने अच्छे तरीके से राइट हैंड से खाना खा सकती हूँ, उतने अच्छे तरीके से लेफ्ट हैंड से मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, है ना? अगर इन दोनों हाथ के बीच में मैंने एक मिरर रख दिया और ऐसे देखा, क्या आपको दिख रहा है इस छोटी वाली उंगली की मिरर इमेज यही होगी, यहाँ की यहाँ, तो दीज आर बोथ द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। दिख रहे हैं? दे बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। यहां तक की भी फीलिंग आ रही है? अब ध्यान से सुनेंगे, हम ऑर्गेनिक में ये नहीं कहते कि हमें ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग वाला कंपाउंड चाहिए, नहीं। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मान लो बच्चे, आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, और डब्बे के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स थे, कोई हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन है, और मेरे पास एक लाइट है जिसकी पोलराइजेशन हर दिशा में है। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे इसको? अनपोलराइज्ड लाइट। मैंने इसको निकोल प्रिज्म से पास किया, मेरी सारी की सारी पोलराइजेशन, मतलब वही सारी लाइट फिल्टर होके आ गई जिसकी पोलराइजेशन एक ही दिशा में थी, इसको बोलते हैं पीपीएल। पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आपने इस कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, तो मैंने देखा यार इस कंपाउंड ने लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट में धकेल दिया। अगर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट में धकेला जाता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मतलब छोटा डी, मतलब प्लस। और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि इस कंपाउंड ने लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट में धकेल दिया। अगर किसी कंपाउंड ने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लेफ्ट में धकेल दिया, इस कंपाउंड को बोलते हैं लीवो, छोटा एल या फिर माइनस। तो ये जो 2 वर्ड्स हैं, विच इज डेक्स्ट्रो एंड लीवो, ये डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में भेज रहे हैं या लेफ्ट में भेज रहे हैं। और ये जो 2 कंपाउंड्स मैंने लिखे, मतलब या तो ये होगा या ये होगा, यानी कि ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिसने ऑप्टिकल रोटेशन को, मतलब जो पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट सीधी सीधी 0 डिग्री पे जा रही थी उसको +30 में कर दिया या -30 में कर दिया, जिसने लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के साथ छेड़खानी करी, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वर्ड है वो यही डिटरमिन करता है, दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, but the way they are oriented in 3-dimensional space is different. The way they interact with the plane polarized light is different. ऐसे compounds क्या कहलाते हैं? These are optical isomers of each other. अब अगर आप चाहते हो कि मेरा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए, तो सबसे पहली कंडीशन है आपके कंपाउंड के अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए। मार्क माय वर्ड्स, आई एम नॉट सेइंग कायरल कार्बन होना चाहिए। कोई भी एक ऐसा सेंटर जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और उस पे 4 डिफरेंट वैलेंसीज लगी हुई हैं, उसको बोलते हैं कायरल सेंटर। उसी का ही दूसरा नाम होता है बच्चे एसिमेट्रिक सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन आपका सेंटर में है, नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम और एक लोन पेयर है,
1 2 3 4, क्या 4 अलग अलग ग्रुप्स प्रेजेंट है? नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसको कायरल सेंटर बोलेंगे। यू लुक एट कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं Cl Br H और T के साथ, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगर कार्बन कायरल है या कोई भी सेंटर कायरल है तो हम एस्ट्रिक मार्क कर देते हैं। नाउ यू लुक एट दिस एग्जांपल, नाइट्रोजन इन द सेंटर, एक लोन पेयर है, एक CH3 है, एक T है, अर एक और CH3, तो 4 अलग ग्रुप्स है, नहीं है, सो दिस इज नॉट कायरल सेंटर। समझ आ गया? कायरल सेंटर कुड नॉट बी, इट इज नॉट जस्ट कि कायरल कार्बन होना चाहिए, इट कैन बी एनी एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज, जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बच्चे, इन मतलब मान लो मेरे इस वाले हाथ को मुझे कुछ नाम देना है, इस वाले हाथ को कुछ नाम देना है, क्योंकि इस वाले हाथ ने लाइट को शायद लेफ्ट में रोटेट किया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि, मतलब कई बच्चों ने ऐसे रट रखा होता है R विल ऑलवेज बी प्लस एंड S विल ऑलवेज बी माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता मेरा ये हाथ लाइट को राइट में रोटेट करेगा, मतलब मुझे नहीं पता ना मेरा ये हाथ तुम्हें राइट गाल पे थप्पड़ मारेगा या लेफ्ट गाल पे थप्पड़ मारेगा, आई डोंट नो, तो हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तब पता चलेगा, है ना। तो यू बाय जस्ट लुकिंग एट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यू लुकिंग एट द स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट डिसाइड कि आपका कंपाउंड R है, यू कैन नॉट डिसाइड कि कंपाउंड लाइट को राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा, डेक्स्ट्रो है या लीवो है, मगर इन कंपाउंड्स का कुछ तो नामकरण करना है। अब उस नामकरण के लिए हमने एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम डिफाइन किया विच इज RS नॉमेनक्लेचर। RS नॉमेनक्लेचर में हम ऐसे ही करते हैं, हमने दो बॉन्ड्स को इन द प्लेन ऑफ पेपर दिखाया, दो बॉन्ड मतलब एक को कमिंग टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ पेपर, एक को गोइंग अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। अब हम वापस से वही CIP रूल्स का यूज करेंगे और हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। CIP रूल्स मैं दोबारा नहीं सिखाऊंगी, दे आर वन एंड द सेम थिंग। अब मैंने कहा ध्यान से देखो, अगर तो तुम्हारा फोर्थ ग्रुप, यहाँ ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है, अगर तुम्हारा फोर्थ ग्रुप डैश पे है और तुम 1 से 2 से 3 गए हो, इफ फोर्थ इज ऑन डैश एंड यू आर गोइंग टू 1 to 2 to 3 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो तुम अपने कंपाउंड का नाम क्या दे दोगे? R। अगर तुम 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हो, देखो फॉर एग्जाम्पल ये है, 4 को डैश पे रखेंगे, 1 से 2 से 3 मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई हूं, तो कंपाउंड का नाम कितना है? S। समझ आ गया? बट मैम व्हाट इफ अगर मेरा फोर्थ ग्रुप डैश पे है ही नहीं तो, और अब मेरा फोर्थ ग्रुप डैश पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल दिस स्ट्रक्चर, कोई बात नहीं, तुम ना किसी एक के साथ इंटरचेंज कर लो और 4 को डैश पे ले आओ, किसी एक के साथ इंटरचेंज करो, 4 को डैश पे ले आओ। अब 4 को डैश पे ले आई, मैं 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रही हूं, तो R होना चाहिए। R इस कंपाउंड का है, मगर आपने तो एक को पलटा था ना, तो अब आपका आंसर R ना होकर के क्या हो जाएगा? S। अगर फोर्थ डैश पे नहीं है तो पहले एक इंटरचेंज करके फोर्थ को डैश पे ले आओ, अब RS देख लो, और जो उसका उल्टा होगा वही आपका R या S कहलाएगा। जिनके और ऊपर से गया है वो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें, ठीक है। इनमें जितने एग्जाम्पल्स करोगे बच्चे उतना फायदा है। ये H है, ना थोड़ा सा और करो, ये H है, ये F है, ये OH है, ये CH3 है। मुझे पता करके बताना है कि R है या S है। मैंने कहा मैम सबसे भारी कौन सा है, मतलब सबसे एटॉमिक नंबर ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का, फिर है ऑक्सीजन का, फिर है कार्बन का, फिर है हाइड्रोजन का। अब इसको ऐसे लिख लिया करो, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। हाँ 4 तो डैश पे है ही नहीं, तो मैंने कहा चलो हम 4 को डैश पे लेकर जाते हैं। तो जब मैं 4 को डैश पे लेके गई 1 से 2 से 3, मैं तो एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ ना, मतलब मेरा आंसर S आ रहा है। बट S तब आ रहा है जब मैं फोर्थ को डैश पे लेकर गई, तो ओरिजिनल कंपाउंड का आंसर कितना हो जाएगा? R। समझ आ गया? तो कैसे RS नॉमेनक्लेचर पता करनी है ये आई एम श्योर सभी को क्लियर हो गया है। अब लगे हाथ एक और नॉमेनक्लेचर करा देती हूँ, जो आप वैसे तो बायोमोलिक्यूल्स में सीखते हैं बट यहाँ पर छोड़नी नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं DL नॉमेनक्लेचर। तो अभी तो कराई थी DL, नहीं, वो जो DL कराई थी वो छोटा d छोटा l था। छोटा d छोटा l मतलब प्लस माइनस, ये बताते हैं कि कंपाउंड आपके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट में करेगा तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में करेगा तो लीवो। एक जो DL नॉमेनक्लेचर है जो हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में यूज करते हैं, वो ये कहता है कि पहले आप अपने कंपाउंड को फिशर प्रोजेक्शन में लिख लो, जिसमें से मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को टॉप पे रखो, और CHO को, मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप लाइन पे रख सकते हो रख दो। अब ये आपका सबसे दूर वाला कायरल कार्बन, मतलब ये देखो ये होता है CHO, यहाँ CH2OH है, मान लो यहाँ बहुत सारे हैं। ये जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन है, अगर इसकी साइड पे OH राइट पे आया, इसको बोलते हैं D
और अगर OH लेफ्ट पे आया इसको बोलते हैं L। और ये जो मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है इसको बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। सो द कंपाउंड इज नेम्ड एज डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड L ग्लिसरल्डिहाइड। D एंड L नॉमेनक्लेचर हम बायोमोलिक्यूल्स अमीन्स क्या कहते हैं अमीनो एसिड्स इन वाले चैप्टर में यूज करते हैं, मगर जो छोटा DL नॉमेनक्लेचर है वो हम तभी बता पाएंगे अगर मैंने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के साथ एक्सपेरिमेंट कराकर देखा। अगर मैं लैब में नहीं गई मैं नहीं बता सकती कि कंपाउंड D है या L है, मगर शक्ल देख के मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि कंपाउंड R है या S है। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि R विल ऑलवेज बी प्लस S विल ऑलवेज बी माइनस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर R प्लस है तो S माइनस होगा, अगर R माइनस है तो S प्लस होगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो नाउ वी आर देयर ऑन द लास्ट पेज, बट ये लास्ट पेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो बच्चे मोटा मोटा मैंने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो हिस्सों में डिफाइन कर दिया, एक है कायरल और एक है एकायरल। बच्चे कायरल कंपाउंड और कायरल सेंटर में फर्क है। कायरल सेंटर का मतलब होता है कि ऐसा सेंटर जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और जिस पे 4 अलग अलग ग्रुप्स जुड़े हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कंपाउंड के अंदर अगर कायरल सेंटर है तो कंपाउंड कायरल कहलाएगा, जी नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कायरल कहने का एक ही मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब उस कंपाउंड में कोई भी सिमिट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, कायरल। और एक कायरल मॉलिक्यूल का मतलब है आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसमें कोई ना कोई प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री होनी चाहिए। मतलब मैम, मतलब ये बच्चे अब एक एक करके करते हैं। मेरे ना 3 हिस्से हैं जिनको मुझे समझना है, एक है इनेंशियोमर्स, एक है डाइस्टीरियोमर्स, एक है मीजो कंपाउंड। सो लेट्स फर्स्ट गेट स्टार्टेड विद इनेंशियोमर्स। अब इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? ये जो 2 मेरे हाथ देख रहे हो ना, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, राइट? बट क्या मैं अपने इस हाथ को उठाकर अगर ऐसे सुपर इम्पोज करूं, क्या ये एक दूसरे पे इम्पोज हो रहे हैं? नहीं। ये तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी, वो वाली है ना। तो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये नहीं कि मैम देखो पलट, ऐसे नहीं करना। ये दोनों मिरर इमेजेस थे ना, इसको उठा करके इस पे रखो, आर दे सुपर इम्पोजेबल? नो। तो इनेंशियोमर्स किसको बोलते हैं? इनेंशियोमर्स आर द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इनेंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम होता है, बट इनकी ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग है। अगर मेरा राइट हाथ लाइट को 30 डिग्री राइट में रोटेट करेगा तो मेरा लेफ्ट हाथ लाइट को 30 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करेगा। मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है जहां 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है, या 50% आर है, 50% एस है, ऐसे मिक्सचर को मैं क्या बोलती हूँ? द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ आर एंड एस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, ये अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डीएल का मतलब होता है दीज आर द नेम्स विच आर गिवन टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अगर कोई लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो डेक्स्ट्रो मतलब प्लस, और लेफ्ट में रोटेट कर रहा है लीवो मतलब माइनस। मैम इनेंशियोमर्स की क्या पहचान है? बच्चे इनेंशियोमर्स की एक ही पहचान है। मान लो आपके एक कंपाउंड में एक है आर एस आर एस आर आर एस, ये कुछ कायरल सेंटर्स हैं, और जो इसकी मिरर इमेज है, आपको कभी भी मिरर इमेज ड्रॉ करके नहीं देखनी है, आप उनकी आर एस निकाल लो। अगर आर एस में कन्वर्ट हो गया, एस आर में हो गया, आर एस में हो गया, एस आर में हो गया, आर एस में हो गया, आर एस में हो गया, एस आर में हो गया, मतलब सभी के सभी चेंज हो रहे हैं। एंड ध्यान से सुने, इनके अंदर कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं दीज आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ आ गया? ओके, सो इनेंशियोमर्स इज डन। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज डाइस्टीरियोमर्स। बच्चे डाइस्टीरियोमर्स हमारे वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। होने स्टीरियो आइसोमर्स चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, दोनों की कनेक्शन सेम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, बट द वे दे आर ओरिएंटेड इन 3D स्पेस इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, यू लुक एट दीज 2 मॉलिक्यूल्स, देखना ये बैकबोन तो सेम है ना, दोनों की रीढ़ की हड्डी इज दिस क्या कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन। देखो एक Cl ऊपर है, Br भी ऊपर है, यहाँ पे Cl ऊपर हो गया मगर Br नीचे हो गया। सोचो ना, ये कैसे हो सकता है भाई? अगर Cl ऊपर है, Br ऊपर है, तो जब मिरर लोगे तो Cl ऊपर Br ऊपर ही आएगा ना।
या हद हद भाई दोनों Cl और Br ऊपर थे, अब इनको पलट दो तो Cl और Br नीचे आएंगे, तो दोनों ही नीचे आएंगे या दोनों ही ऊपर होंगे। मगर इन दोनों को अगर ध्यान से देखो, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, मतलब कनेक्टिविटी भी सेम है, बट क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? कुछ भी, कहीं पे भी मिरर रख लो तुम, मिरर यहां रख लो, ऊपर रख लो, नीचे रख लो, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पे भी रख लो, दे आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, इनको क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर। डाइस्टीरियोमर की क्या पहचान है बच्चे? डाइस्टीरियोमर की बहुत अच्छी पहचान है, ध्यान से देखिए। मान लो एक मॉलिक्यूल में जो कायरल सेंटर्स है वो है आर आर एस एस आर एस, ठीक है, और इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है उसमें देखो आर एस में हो गया, एस आर में हो गया, आर एस में हो गया, आर एस में हो गया, एस आर में हो गया, मगर कोई एक चेंज नहीं हुआ। एनी वन इज नॉट चेंजिंग, एनी वन और मोर देन वन, कोई भी अगर एक सेम रह गया तो मैं कह दूंगी ये जो दोनों कंपाउंड्स दे रखे हैं दे आर डाइस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ आ गया? नाउ एक लास्ट कैटेगरी है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इनको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स वो होते हैं, these are optically inactive compounds। optically inactive मतलब ये कि अगर आपने एक कंपाउंड लिया, यहां पर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन पहले ऐसे था, अभी भी लाइट जब इससे गुजरेगी तब भी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम है। ऐसे लग रहा है इन्होंने कंपाउंड मतलब इन्होंने लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के साथ छेड़खानी करी ही नहीं है। या फिर इनकी डेफिनेशन ऐसे देखो, जब भी किसी कंपाउंड के अंदर आपके पास दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर है, मगर उनके अंदर कोई ना कोई सिमिट्री आ गई है, कोई सिमिट्री है, देयर इज अ प्लेन व्हिच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, तो वो कंपाउंड क्या है? मीजो कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर। क्या आपको, मैं एक प्लेन बना के दिखाती हूँ, क्या आपको ये बीचों बीच एक प्लेन दिखाई दे रहा है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? जबकि मेरे पास ये भी कायरल है, ये भी कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर होने के बावजूद देयर इज अ प्लेन व्हिच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ। तो मान लो अगर इसने लाइट को प्लस दिशा में रोटेट किया तो ये लाइट को माइनस दिशा में रोटेट करेगा। मान लो इसने लाइट को प्लस 30 डिग्री राइट में किया तो नीचे वाले कार्बन ने लाइट को उतने ही डिग्री लेफ्ट में कर दिया। तो ओवरऑल इसमें क्या बोलते हैं? देयर इज इंटरनल कंपेंसेशन, अपने आप ही मॉलिक्यूल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। जबकि रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता था? यहां पर एक्सटर्नल कंपेंसेशन होती है, एक दूसरे को काट रहा है। यहां एक ने ही अपने वाले के दूसरे को, मतलब एक ही मॉलिक्यूल ने आधे आधे लाइट को काट दिया। तो इसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड की एक खास बात है कि आपके अंदर कोई ना कोई सिमिट्री एलिमेंट होना जरूरी है। बच्चे नाउ द लास्ट सेगमेंट जिसको ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन केवल वही बच्चा कर पाता है, मतलब याद मैं आपको करा सकती हूँ, शॉर्ट नोट्स भी दे सकती हूँ, बट अगेन ये क्वेश्चन केवल वही बच्चा कर पाएगा, समझ पाएगा जिसने आइसोमेरिज्म को शुरू से पढ़ा है। अगर आपके आइसोमेरिज्म के बेसिक्स वीक हैं, ठीक है, या अगर आप आइसोमेरिज्म केवल इसी वीडियो के थ्रू करके जा रहे हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप स्टीरियो आइसोमर्स की कैलकुलेशन के क्वेश्चन मत करके आना, क्योंकि तुम फंस जाओगे। इसके लिए लॉजिक होना, दिमाग में क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रही बात नीट के एग्जाम की, तो नीट के एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म के। जेई मेंस की बात करूं तो जेई मेंस में भी मेजॉरिटी टाइम्स इजी क्वेश्चन आते हैं, बट कोई ना कोई एक आधा टाइम ऐसे होता है जहां वो ट्रिकी क्वेश्चन डाल देता है। तो तुम्हें वो जजमेंट होनी चाहिए कि क्या ये ट्रिकी है या इजी है। मैं अपनी तरफ से सिखा देती हूँ, बट अगैन अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ रखी है चैप्टर की तो आप ये वाला सेगमेंट छोड़ दो। इट इज बेटर टू गेट अ 0 रादर देन गेटिंग अ -1 इन एनी क्वेश्चन, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कि मुझे ना टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करके बताने हैं। मैंने कहा मैम देखो, मान लो मेरे पास कायरल सेंटर दो हैं, मेरे पास दो कायरल सेंटर हैं, यू लुक एट दीज टू कायरल सेंटर्स, नजर आ रहे हैं, दो कायरल सेंटर्स हैं। मैंने कहा मैम ये Br से जुड़ा है, ये Br से जुड़ा है, ये CH2 से जुड़ा है, ये CH Br से जुड़ा है और H से जुड़ा है। सो दिस इज कायरल एंड इवन दिस इज कायरल, दो कायरल सेंटर नजर आ रहे हैं। मगर दो कायरल सेंटर नजर आने तो अगर दो नजर आ रहे हैं तो मेरे पास 2⁻²⁴ 4 आंसर होना चाहिए ना। RR हो सकता है, SS हो सकता है, RS हो सकता है, SR हो सकता है ना। तो मैंने देखा कि मैम यहां पर तो देयर इज अ प्लेन विच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ। कोई एक प्लेन दिख रहा है जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। तो अगर दोनों Br आपके सेम साइड पर हो जाएंगे तभी एक प्लेन आएगा, अगर दोनों Br नीचे की साइड पे होंगे तभी एक प्लेन आएगा। यानी कि जब दो Br ऊपर है या जब दो Br नीचे, उनको दो अलग अलग काउंट ना करके आई विल काउंट देम एज अ मीजो कंपाउंड, तो एक तो 1 हो गया।
और अगर एक Br ऊपर एक Br नीचे है तो उसका मिरर इमेज भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए 2, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए हैं 3। तो आपको पहले पता करना है कि अगर मेरे कंपाउंड के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो यू विल ऑलवेज डू इट लाइक मीजो प्लस ऑप्टिकली एक्टिव। और इतना अगर आप याद रखना चाहो 34 मतलब 340 तो आप याद रख लो 3410 कि 2 कायरल सेंटर्स हैं तो 3 आएगा, 3 कायरल सेंटर्स हैं तो आंसर 4 आएगा, 4 कायरल सेंटर्स हैं तो आंसर 10 आएगा। आप 34-10 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना चाहते हो, जैसे पहले 23-60 किया था ना, पहले हमने किया था 23-60, अब मैं करूंगी 34-10। अगर आप याद रखना चाहते हो याद रख लो, मगर लॉजिक होना चाहिए, तभी ये फायदे की चीज है। देखो नाउ यू लुक एट दिस, क्या ये कायरल है? हाँ जी। क्या ये कायरल है? हाँ जी। क्या ये कायरल है? हाँ जी। तो 2⁻³ आंसर कितना आना चाहिए था? 8 आना चाहिए था ना, आंसर 8 आना चाहिए था। बट मैंने कहा नहीं, इनमें से जब आपने इसको कायरल, मतलब आप ध्यान से देखो, जब आप बीच वाले को अगर आप उठाकर देखेंगे तो बीच वाले के ये दोनों तो सेम आ रहे हैं ना, बीच वाले के ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं बीच में ऐसा लग रहा है मैम देयर इज अ प्लेन विच इज डिवाइडिंग द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, दिख रहे हैं। तो अगर आपको पता चल गया हाँ मैम यहाँ पर मीजो है, तो टोटल आंसर 8 ना आकर के कितना आ जाएगा 4, तो जिसमें से 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे और 2 ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, तो टोटल आंसर आ गया 4। अगेन ये मतलब दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू लर्न, आई मीन टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए थी। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो ये शॉर्ट नोट्स में अगर इतने क्वेश्चंस लिख ले तो इसके बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, बट अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो ये सारी चीजें सब वेग लगेंगी, सब ऐसा लगेगा कि मैम ने तो ऐसे चुटकी में समझा दिया, हमें समझ नहीं आया, क्योंकि मैं यहाँ समझा नहीं रही हूँ, मैं रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो जिनको नहीं आता वो ब्रीफ की वीडियो से उसको पूरा देख सकते हैं। ये देखो, मान लो क्वेश्चन ये आता है, वो पूछेगा कि बताओ हाउ मेनी टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आर देयर फॉर दिस कंपाउंड। अब जब मुझे टोटल स्टीरियो देखने हैं तो स्टीरियो का मतलब मुझे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों देखने हैं, तो आई नीड टू लुक फॉर ऑल द GI एंड OI। मैंने कहा मैम ये एक कायरल सेंटर है, ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर है, आया कायरल ज्योमेट्रिकल कायरल। तो मैंने कहा मैम 2⁻³ आंसर 8 होना चाहिए था, आंसर 8 होना चाहिए था। फिर मैंने कहा नहीं मैम, अगर ना मैं कंपाउंड के बीचों बीच खड़ी हो जाऊंगी तो दोनों साइड से देखोगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, तो आंसर कितना आना चाहिए था 23-60, तो आंसर 8 ना होकर के कितना होगा 6, 6 इज द राइट आंसर। समझ आया कैसे 6? देखो ये R कर दो, बीच वाला सिस कर दो, R कर दो, ये R कर दो, बीच वाला सिस कर दो, मतलब दोनों S कर दो और बीच वाला सिस कर दो, एक R कर दो सिस और S, और S सिस R, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है। तो ऐसे टोटल आपके 6 आइसोमर्स बनेंगे। एक और क्वेश्चन कराती हूँ, देखना। ये आपका कंपाउंड दे रखा है, नजर आ रहा है ये कंपाउंड, इधर लिख देती हूँ, ये कंपाउंड नजर आ रहा है, खुद से सोच के बताओगे। मैंने कहा इसके ना टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आपको बताने हैं। मैंने कहा मैम ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, मगर अगर बीच वाले को देखो, इस बीच वाले पे एक H है एक Cl है, 2 ग्रुप, और ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम है ना, ये दोनों तो सेम है ना, तो अगर ये भी R हुआ ये भी R हुआ तो बीच वाले कार्बन को कायरल नहीं बोलूंगी। अगर ये भी S हुआ ये भी S हुआ तो भी वो कायरल नहीं है, बट अगर एक R हुआ एक S हुआ तो ये कायरल बन जाएगा। यानी कि इस बीच वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्यूडो कायरल कार्बन। स्यूडो कायरल कार्बन का मतलब है जो खुद से कायरल नहीं है, बट जब ये R या S बनेंगे तो बीच वाले कार्बन के अंदर कायरलिटी इंड्यूस हो जाएगी। तो ठीक है मैम, स्यूडो कायरल तो समझ आ गया, बट अब आप बताओ इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। मैंने कहा एक बात बताओ, टोटल स्टीरियो सेंटर्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तुमने कहा मैम टोटल 3 कायरल सेंटर्स आ रहे हैं, तो 2⁻³ आंसर कितना होना चाहिए था 8, बट अगर बीचों बीच खड़े हो जाओगे तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है ना, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आंसर कैसे निकालेंगे 23-60, तो आंसर 8 भी ना होकर के कितना होना चाहिए 6। मगर अब इस बीच वाले कार्बन को तो मैंने स्यूडो कायरल कह दिया, स्यूडो कायरल कह दिया मतलब देयर मस्ट बी द मिरर इमेजेस ना, जब दोनों Cls एक साइड पे होंगे, ये वाले दोनों Cls, ये यही एग्जांपल है जो अभी यहां पर कराया था इस फॉर्म में, ये देखो। तो जब यही एग्जांपल था तो इसमें
3 कायरल सेंटर्स थे जिसमें से 2 तो मीजो बन गए और 2 ऑप्टिकली एक्टिव, तो 6 का भी आंसर 6 ना करके क्या आएगा 4। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बताने हैं। मैंने कहा मैम रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इवन दिस इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और एक ये कायरल है। अब देखो ये खुद से कायरल नहीं है जो बीच वाला कार्बन है ये कायरल बोलूं, नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि ये और ये ग्रुप्स तो दोनों सेम है। मगर क्या ये और ये ग्रुप सेम थोड़ी ना है, ये ट्रांस होगा और ये ट्रांस होगा, तो बीच वाला कार्बन कायरल नहीं है। ये सिस है, ये हटा दो, ये सिस है, ये सिस है, तो भी बीच वाला कायरल नहीं है। मगर एक सिस है एक ट्रांस है, या फिर एक ट्रांस है एक सिस है, तो ये कायरलिटी आ गई। तो कैसे करेंगे, देखो शुरू से कैसे करेंगे मैम, 3 हमारे कायरल सेंटर्स होने चाहिए, तो 2⁻³ आंसर 8 आएगा। बट 8 ना आकर के हमने कहा मैम बीच में खड़े होंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे सिमेट्री है, तो आंसर कितना आना चाहिए 23 60, तो आंसर 6 आएगा। अब बीच वाला कार्बन स्यूडो कायरल है, तो आंसर कितना आएगा 4, 4 इज द राइट आंसर, दैट्स इट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर आइसोमेरिज्म जो मैंने आपके साथ कवर किया। बट अगैन एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, दिस वाज अ रिविजन वीडियो। आपने पहले पढ़ रखा है, आपके शॉर्ट नोट्स बनाने थे। आई थिंक इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने जितना सिखाया है उससे आपके जेई मेंस के एंड काफी जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, नीट के, सीयूईटी के, बिटसैट के, जितने भी क्वेश्चंस आपने करने आप कर पाओगे। बट अगैन अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि मैम हमने पढ़ ही नहीं रखा और आपने जो भी पढ़ाया सब मेरे ऊपर से गया है, बिकॉज आई वॉज helping you in revising the subject, in revising the topic, and I was not teaching you from core. Basic से तो नहीं पढ़ रहे थे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि I have time and कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे नहीं चमके हैं, तो डेफिनेटली जो ब्रीफ की वीडियो है उससे आप एटलीस्ट उन टॉपिक्स को सीख लो जो आपको नहीं आए हैं। और अगर आ गए हैं तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली यू कैन स्विच टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पीवाईक्यू करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, so that is it from my side for this particular session. Now I'll be meeting you in the next class. Thank you so much. Take care. Bye bye.